हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक बार नए से सिरे से कुछ केमिस्ट्री को जानने का। नए सिरा इसलिए बोल रहा हूं कि देखो, अभी जो आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वो एक अलग टाइप की है। ये केमिस्ट्री अलग टाइप की चलेगी। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा खासा आप जानते हैं। दूसरा मैं ये बता दूं, ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में जो है हमारी स्पीड एकदम ज़्यादा रहती है ना। कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई भी मिलेगी, है ना। वैसे इतना ज़्यादा लिख के नहीं है, ऑलमोस्ट खाली है, ब्लैंक ही है। लेकिन अगर आगे लगा कि हाँ समय ज़्यादा लग रहा है तो मैं उनमें लिखूंगा भी, सही चीज़ें पहले से लिख के लाऊंगा, क्योंकि कंटेंट पूरा मिलना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है बेटा, हाँ समझाने में कोई कमी नहीं होगी, समझा देंगे पूरा। चलिए बिना देर किए, समय की तो हमारे पास कमी ही है। क्रैश कोर्स जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसे हम इन शॉर्ट पीरियोडिक टेबल कहते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, मेरा नाम मोहित दाधीच है और मैं बैचेस वगैरह में पढ़ा रहा हूँ। मुझे पीडब्ल्यू में पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट करीब करीब 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जानते होंगे कुछ लोग मुझे, कुछ नहीं जानते, तो मैंने अपना नाम बता दिया। नाम काफ़ी है, बाकी तो काम तो आपको करना है बेटा, है ना। चलिए आइए, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे। ये स्ट्रक्चरल पार्ट है क्या? स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या आता है? स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या क्या चीजें आती है? स्ट्रक्चरल पार्ट में आता है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आती है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है ग्रुप, किसी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें जो हैं हमारी स्ट्रक्चरल पार्ट में आती है, और ये हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में पूरा कवर हो जाए। चलिए, नहीं होगा अगले बार में देख लेंगे। बेसिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना। जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स है ना, सॉरी, जो हमारी एलिमेंट्स हैं उन्हें किस क्रम में जमाए, एलिमेंट्स को मास के अकॉर्डिंग जमाए, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमाए। ये सारी बातें जो हैं लॉ कहलाती है। इससे पहले एक लॉ बना हुआ था, यानी कि हम हिस्ट्री और डेवलपमेंट की पार्ट की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। लास्ट में अगर समय बचा तो मैं पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री और डेवलपमेंट से सवाल नहीं आता है। मैं आपको जो आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं वहीं से आपको ये चैप्टर की शुरुआत करके दे रहा हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आज की जो हमारी प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसका एक लॉ है। लॉ का मतलब वही है रूल। रूल क्या होता है कि भैया इसमें आप टेबुलर अरेंजमेंट है पहली चीज। पीरियोडिक टेबल क्या है? टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज करें, उनके कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें? उनको मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें जो कि आज से पहले चल रहा था, है ना, या उनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें? यही सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लिख लीजिए फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आइए तो लिख दीजिए क्या कहता है। दीजिए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। का सीधा सीधा मतलब यह है कि हमको एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी पीरियोडिक टेबल बनानी है। फिर आता है कि कैसी दिखती है ये पीरियोडिक टेबल। मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ वर्टिकल लाइंस हैं इस तरह से। ये इस तरह से देखोगे, ये वर्टिकल लाइंस हैं। ये वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं बेटा पीरियड। क्या कहलाती हैं? पीरियड। ये n इज इक्वल्स टू 1 बोलते हैं, इसे पीरियड बोलते हैं। ये n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6 और n इज इक्वल्स टू 7, है ना। और यहाँ पर भी इसे ये सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में से ही निकाल के लाए गए हैं। यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7 आएगा, यानी कि यहाँ पे कोई आपको 8 और 9 नहीं करना है। ये 6 और 7 में से ही कुछ एलिमेंट्स निकाल के इधर नीचे सेपरेटली प्लेस कर दिए गए हैं।
ठीक है। उसके बाद कुछ आप यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ कुछ वर्टिकल कॉलम्स भी हमें नजर आ रहे हैं। वर्टिकल कॉलम्स मतलब यहाँ पे अगर मैं इसे 1 दे दूं, 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। सर इनमें आप वर्टिकल कॉलम्स नहीं लिखोगे? नहीं, ये तीसरे वर्टिकल कॉलम के अंदर से निकाले हुए एलिमेंट्स हैं। यानी कि ये तीसरे वर्टिकल कॉलम के जो भी एलिमेंट्स हैं वो और ये सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में होंगे। तो मैंने आपको अभी फिलहाल 2-3 चीजें सिखाई है। 2-3 चीजें क्या क्या सिखाई है जरा देखो। बेसिक्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या बेसिक्स है हमारे पास? नंबर ऑफ, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, उसे हम एन से डिनोट करते हैं और उसे क्या कहते हैं हम? पीरियड। उसे क्या कहते हैं हम? पीरियड्स। ऐसे कितने हैं? टोटल 7 पीरियड हमारे पास हैं। ठीक है भाई। उसके बाद कुछ वर्टिकल कॉलम्स हमने देखे। वो क्या है? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप। उनको किसी से ऐसे डिनोट नहीं करते, उनको नंबर जो है नंबर से डिनोट करते हैं और वो कंप्लीटली 1 to 18 करके लगातार नंबर्स चलते हैं। 1 to 18 टोटल 18th ग्रुप हैं। टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। कितने हैं बेटा? 18 ग्रुप्स। और उनके कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि नाम हो या उसे एन से डिनोट करें, कुछ नहीं है। ये 1 से लेकर 18 तक नंबर दे सकते हो आप डायरेक्ट। उसके बाद आता है ब्लॉक्स, कि कितने ब्लॉक होते हैं। इसमें हमारे पास जो ब्लॉक होते हैं वो 4 ब्लॉक होते हैं। और वो 4 कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। नेम ऑफ ब्लॉक जो है डिसाइडेड बाय, जो हमारा नेम ऑफ ब्लॉक है डिसाइडेड बाय नेम ऑफ सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो आप देखोगे कि कुछ सबशेल्स तो आप जानते ही होंगे, एसपीडीएफ सबशेल्स होती है। जिस सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया उसे उस ब्लॉक का बोल दिया जाता है। तो हमारे पास मेजरली 4 जो हैं वो हमारे पास ब्लॉक हैं। कहाँ कहाँ है वो 4 ब्लॉक? जरा देखिए बेटा। ये जो हमारे दिख रहे हैं ऊपर, ये है हमारा एस ब्लॉक है। ये 2 दिख रहे हैं 1 और 2, ये जो है ये 1 और 2 ग्रुप किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। जो हमारे पास 3 से लेके यहाँ से ना, यहाँ से लेके 3 से लेके यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास डी ब्लॉक आता है बेटा। 3 से लेके 10 तक। 13 वाला जो है वो 13 वाला, 13 से लेके 18 तक ये कहलाता है हमारा पी ब्लॉक। 13 से 18 वाला क्या कहलाता है? पी ब्लॉक कहलाता है। ये 13 से 18 वाला देखो। ठीक है, 13 से 18 वाला पी ब्लॉक कहलाता है। और नीचे जो ये सेपरेटली पेश किए गए हैं इनके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं कि ये जो है इन्हें कहा जाता है हमारा एफ ब्लॉक। क्या कहा जाता है बेटा? इसे एफ ब्लॉक कहा जाता है। इसे कलेक्टिवली इन दोनों लाइंस को एफ ब्लॉक कहा जाता है। कलेक्टिवली इन दोनों लाइंस को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि एस ब्लॉक में ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो 1 और 2 एस ग्रुप में, एस ब्लॉक में। अगर हम बात करें डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर कहां से कहां तक होते हैं, तो 3 से लेके 12 तक होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं अब कुछ ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाइए, है ना, कि ग्रुप्स क्या क्या हैं। तो पहला एक सवाल, इस सवाल की फॉर्म में देख लेते हैं हम। आ जाइए ना, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सवाल की फॉर्म में देख लेते हैं। तो आंसर हो गया क्या? आंसर हो गया 18। अब इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं, एडिशनल चीजें ऐड कर लेते हैं। 18 होता है लार्जेस्ट ग्रुप, है ना। अगर हम देखें ग्रुप नंबर, ये पता होना चाहिए हमेशा, ग्रुप नंबर 1 और 2, फिर 3 से लेके, है ना, 3 से लेके 10 तक, और सॉरी 3 से लेके 12 तक, और 13 से लेके 18 तक। अगर हम इनकी बात करें तो 1 और 2 जो हैं, 1 से लेके 2 तक बोल दो, इनका जो ब्लॉक ग्रुप नंबर, ध्यान रखना बेटा, इनका ब्लॉक कौन सा होता है? एस। ये होता है डी। और इनका कौन सा होता है? 13 से 18 वालों का कौन सा होता है? पी ब्लॉक होता है। अब आप बोलोगे सर एफ ब्लॉक कहाँ चला गया? एफ ब्लॉक तो आया ही नहीं, इसमें एस डी पी ही है। तो बेटा नोट लगा के लिख दो, नोट लगा के लिख दो, नोट लगा के लिख दो कि ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। से बिलोंग करते हैं वो थर्ड ग्रुप। और ये ध्यान रखना कि तीसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज बन जाती है कि लार्जेस्ट
लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे पास निकल के आ जाता है थर्ड। थर्ड नंबर ग्रुप हमारे पास लार्जेस्ट है। कैसे कि ये जो थर्ड नंबर ग्रुप है ना बेटा, ये थर्ड नंबर ग्रुप में हमारे पास टोटल कुल मिला के कितने, चार तो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 14 प्लस 14 यानी कि 28 हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, 28 हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और चार जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, चार हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, तो टोटल मिला के टोटल कितना हो गया भैया, टोटल मिला के कितने हो गए, 32 एलिमेंट्स। दूसरा एफ ब्लॉक की बात चल रही है तो मैं एफ ब्लॉक को यहीं पे क्लासिफाई कर देता हूं कि ये जो एफ ब्लॉक वाले हैं इनके 28 एलिमेंट्स, जो ये हमारे एफ ब्लॉक होते हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे टोटल 28, 14 प्लस 14, 14 लेंथेनोइड्स बोलते हैं इन्हें, लेंथेनोइड्स, जिनके एटॉमिक नंबर होते हैं 58। जेड को डिनोट करते हैं बेटा, जेड होता है एटॉमिक नंबर, जेड 58, 58, 58 टू 71, ये हो गया हमारा। और 14 एक्टिनोइड्स भी होते हैं। इसको फास्ट लग रहा है बेटा, वो मेन बैच से पढ़ ले, क्रैश कोर्स फास्ट ही होता है, वापिस बार बार याद दिला देता हूँ। 58 टू 71, क्योंकि अगर मैं धीमा पढ़ाऊंगा तो मैं कंटेंट में कटौती करूंगा, इसलिए मेरे को कंटेंट पूरा देना है, कंटेंट में कमी नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें मैं नहीं छोड़ता। तो ये 90 से 103 हमारा रहता है जेड। अगर हम बात करें कलेक्टिवली दीज आर 28 है ना, 14 प्लस 14, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये रहे वो 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद क्योंकि एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग ये चीज शुरू होती है, तो एटॉमिक नंबर भरना शुरू करते हैं, और क्या है, बस ये पीरियोडिक टेबल ऐसे ही होती है। मैं आपको एटॉमिक नंबर भर के दिखाऊंगा, ये एक नंबर एटॉमिक नंबर, वो दूसरा वहां आ गया, ये देखो ये दो, ऐसे भरना है हमें इंक्रीजिंग एटॉमिक। यहाँ क्या लिख दूं, 3, ये आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 10, कर देना आप पूरा, ऐसा ही होगा। फिर 10 के बाद हर पीरियड वहां खत्म हो रहा है और अगला यहाँ शुरू, तो 11 और आप भरोगे तो यहाँ 18 आएगा, फिर वापस यहाँ से 19, और जब आप भरोगे यहाँ पे तो यहाँ 36 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 36 आएगा। 19, ये 20 और 21 जो है वो 21 कहाँ जाएगा, वो डी ब्लॉक में जाएगा, तो 21 और ये 30, ये डी ब्लॉक हो गया। फिर 31 से वापस पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ये 36 तक जाएगा। 36 अगर वहां खत्म हो गया तो बताओ यहाँ 37 कर दूं क्या, अगर 37 किया तो बताओ ये 37 वाला लास्ट में जाएगा, आप एलिमेंट काउंट कर सकते हो, यहाँ कितना आएगा, ये 54 आएगा बेटा, कितना आएगा 54 आएगा, कितना आएगा ये 54। अब यहाँ पे आएगा 55, ठीक है 55, यह आएगा 56, और सब ये 57, सब लोग यही सोच रहे हैं कि इसे क्या 58 बोल दें, इसे 58 बोल दें, तो आंसर है नहीं। 58 यहाँ गया, 58 यहाँ गया, 58 अगर यहाँ गया तो यहाँ 71 तक आया होगा, 58, 59, 50 है ना, ऐसे आप अगर आगे चलाओगे इसको तो ये कितना आएगा, ये यहाँ पे 58 दिख रहा है, सबको विजिबल है भाई, 58 से 71 तक यहाँ आएगा। इसका मतलब है ये जो होगा ये क्या होगा बेटा, ये 70 का, फिर 72 से लेके ये यहाँ 80 आएगा, ठीक है, और 81 से वापस पी ब्लॉक, मतलब नॉर्मली ये चल रहा है, तो ये कितना पहुंच जाएगा बेटा, 86 पहुंच जाएगा। 86 के बाद अगेन ये वाला पीरियड फिर से 87 से स्टार्ट होगा, 88 जाएगा, 89 भी जाएगा, अगर यहाँ पे 90 जाएगा तो आंसर है नहीं जाएगा, यहाँ पे 90 नहीं जाएगा, 90 यहाँ जाएगा, 90 से लेके 103 फिर से यहाँ तक आएंगे, और फिर वो 104 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा 104, फिर 104, ये 105, ये 73, ये 105 से लेके यहाँ पे जो है 112 तक होगा, ये 113 होगा, और ये अगला 118 होगा, इस तरह से चलती है टेबल। सर आप ये सब क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां जहां मैंने लिखा है ना
वो एटॉमिक नंबर हमारे लिए बहुत काम के हैं, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पे 37, 38 है ना, ये 39, और यहाँ पे जो हमारा आ रहा है 48। मैंने कॉर्नर्स लिखे हैं, मैंने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं। आप अगर आप देखोगे ना, मैंने कॉर्नर्स लिखे हैं। मैंने यहाँ 13 लिख देता हूँ, मैंने सिर्फ कॉर्नर्स लिखे हैं। ये 49 मैंने सिर्फ कॉर्नर्स लिखे हैं। देखो आप, क्योंकि आप कोई ट्रिक सीखते हो, वो ट्रिक यहां से चलती है डी ब्लॉक की, तो आपको 21 तो पता होना चाहिए ना। तो 21 पता होगा तभी तो आप आगे अंगुली पे काउंट करोगे। और कहां तक पहुंचना है, बोले 30 तक पहुंचना है, केवल डी ब्लॉक तक, ऐसी चीजें। तो इस सीरीज में 21 से 30 तक होता है, इसमें 39 से 48 तक डी ब्लॉक होता है, इसमें 57 को अलग बोलो और 72 से 80 बोलो। क्यों? क्योंकि 57 से के बीच में जो 58 और 71 है वो नीचे आ गया, उसे अलग से बोलना पड़ेगा। मैंने कॉर्नर्स लिखे हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप कॉर्नर्स के एटॉमिक नंबर हमेशा याद रखो, वरना आप ट्रिक का सीख के करोगे क्या। आपको ट्रिक आती है, आपको ट्रिक आती है कि साइंस टीचर है ना, साइंस टीचर विनीत कुमार, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाते हो, ऐसे करके आपने कोई ट्रिक याद करी, लेकिन आपको नंबर नहीं पता। हमेशा दिमाग में याद रखो, कॉर्नर्स के नंबर याद होने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप लोकेट कर पाओगे। लेट सपोज आपको कोई बीच का एटॉमिक नंबर दे दे बेटा, मान लो आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया 78। अब 78 आपके दिमाग में आया, और देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं चीजें भी सिखा दूंगा कि 78 को कैसे लोकेशन एकदम। तो आपको अगर 78 बोला है ना, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप कॉर्नर्स का ध्यान रखो, मैं कह रहा हूं अगर आपके पास कॉर्नर्स हैं, आप 78 को बहुत जल्दी पकड़ोगे। आपको याद आएगा कि 78 कहां हो सकता है, तो आप 78 का सबसे नजदीकी वो पॉइंट ढूंढोगे जो आपको पता है। आपको 78 का सबसे नजदीकी पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी 80 मिलेगा। कि यार 80 तो मुझे पता है कि आखिरी होता है डी ब्लॉक का, 12वें ग्रुप का, है ना। ये 12वें, इसके ग्रुप नंबर भी ध्यान रखना है, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉर्नर्स याद रखने हैं, कॉर्नर्स का हर एक चीज याद रखना है, कॉर्नर्स का हर एक चीज याद रखना है। अब 80 पे क्या होता है, तो मरकरी होता है। अब आपने कोई ट्रिक बनाई होगी जिसमें मरकरी, आप उधर से वो अपनी ट्रिक बोलोगे, और उधर से ट्रिक बोलोगे, तो इधर ये जो है ये 79 होगा और ये 78 होगा। आप यहां इसे लोकेट करोगे कि हाँ ठीक है वो वहां आएगा, वहां आएगा। तो अब वो कौन सा है, उसका ग्रुप नंबर कैसे है, तो दो पीछे कर दोगे कि 80 का 12 है, तो एक और 79 के ग्रुप 11 होगा, और ये उसका 10 होगा। तो दिमाग में आप ये चीज चलाओगे। दैट्स वाई कॉर्नर्स के एटॉमिक नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट। एस ब्लॉक वाले तो हमेशा याद हो जाते हैं, एस ब्लॉक वाले परेशान नहीं करते बेटा, एस ब्लॉक वाले परेशान नहीं करते। एस ब्लॉक वाले क्यों परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि ये एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है पूरा। आप देखो, हर पीरियड जहां खत्म हो रहा है उसे कहते हैं इनर्ट गैस। उसे क्या कहते हैं बेटा, इनर्ट गैस। ये वाले एटॉमिक नंबर, ये वाले एटॉमिक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर हैं। मैं इन्हें अलग से ही हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये वाले एटॉमिक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर्स। अगर किसी को पीरियोडिक टेबल नहीं आती है तो इतना तो जरूर आना चाहिए। और इन्हें कहते हैं इनर्ट गैसेस। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, इनर्ट गैसेस के नाम पता होने चाहिए। ये हीलियम है, ये नियोन है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टन है, ये जिनोन है, ये रेडोन है, और इसे ऑर्गेनेसोन बोलते हैं। ये ऑर्गेनेसोन है ये बेटा, इनके नाम पता होने चाहिए। दूसरा, इनके पीरियड्स पता होने चाहिए। अब पीरियड तो पता ही है, वो पहला पीरियड है, देखो वो पहला पीरियड है, तो ये डब्बा पहला पीरियड है। तो इनके पीरियड नंबर भी पता होने चाहिए। इनके क्या होने चाहिए बेटा, पीरियड नंबर भी पता होने चाहिए। इनके पीरियड नंबर, इनके एटॉमिक नंबर और इनके नाम सब पता होने चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको आगे आगे जो है चीजें सिखाएगी और एक बेसिक आइडिया देगी। चलिए बताता हूं कैसे। अगर आपको 36 नंबर यहां पे, आप ध्यान दें, हर पीरियड खत्म होता है, हर पीरियड का आखिरी एलिमेंट इनर्ट गैस है। कोई भी पीरियड लास्ट में कहां खत्म होता है, इनर्ट गैस पे। माना कि मुझे मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि 39 कौन से पीरियड का है। मुझे पता करना है, आपको दे दिया ऐसे हवा में कि 39 का पीरियड बता। तो आप दिमाग लगाओगे, यार 39 का पीरियड कैसे पता लगाऊं, एकदम से दिमाग में नहीं आता 39 का। तो दो तरीके हैं। आप सोचो 39 का पिछला एलिमेंट जो कि इनर्ट गैस हो, तो 39 से पहले वाली इनर्ट गैस 36,
ठीक है। और फिर आप सोचो 39 से जस्ट आगे आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 54। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पिछला इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर सोच लो, 36 है, कि 39 आपको मैंने दिया कि 39 का पीरियड नंबर बता। तो दो तरीके हैं, किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर उसके पिछले आने वाली इनर्ट गैस और आगे आने वाली इनर्ट गैस के डिफरेंस से निकल जाता है, वो उन दोनों के बीच में ही तो एटॉमिक नंबर होगा। अरे भाई, जो 36 और 54 के बीच में आएगा वही तो इस पूरे पीरियड में चलता रहेगा। ये देख, तो आप डिफरेंस से निकाल सकते हो। दो तरीके हैं, या तो आप 36 का पीरियड नंबर पता कर लो, आपने देखा 36 का पीरियड नंबर 4 है, आपको पूछा 39 का, तो इसका मतलब है वो तो बाद में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि 36 पर तो लास्ट खत्म हो जाता है फोर्थ पीरियड। तो आप 4 + 1 5 बोल सकते हो। या आप इसके आगे वाली सोचो, 39 के जस्ट आगे आने वाली 54 है। अब 54 कौन सी होती है? जीनोन होती है, और जीनोन का पीरियड नंबर जो होगा वही इसका होगा। यानी कि इस पूरे रास्ते में 37 से लेके इस पूरे रास्ते में आने वाले जितने एटॉमिक नंबर हैं 54, उन सबका एटॉमिक नंबर सेम ही तो होगा। इसीलिए मैंने कहा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इनके एटॉमिक नंबर को पहचानना। इनके एटॉमिक नंबर को पहचानना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमें। क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे को इसी 39 का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक और जादू बताता हूं इनका, मुझे 39 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं एक से लेके सारा यहां 39 तक इलेक्ट्रॉन भरूं, या मुझे यह समझ आ जाए कि 39 मतलब पहले वाली इनर्ट गैस 36, तो एक डब्बे में 36 लिख दिया, यानी कि क्रिप्टन लिख दिया। एक डब्बे में क्या लिख दिया? क्रिप्टॉन लिख दिया। अब क्रिप्टन लिख दिया, इसका मतलब है आपने 36 भर दिया। आपको भरने थे 39 इलेक्ट्रॉन्स, आपने डब्बे में क्रिप्टन लिख के 36 खत्म कर दिए, बोले 36 भर दिया। अब 36 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 37 किस में गया? बोले एस में गया। फिर 38 वाला भी कहां गया? बोले एस में गया। 39th वाला कहां गया? बोले डी में गया। अब वो जिस भी डी में गया, वो जिस भी एस में गया, जैसे ये 5 है तो 5s कहां गया बेटा? 5s। तो 5s1 5s2 और 4d1 ऐसे भरोगे। 5s1 जिसमें 37, 5s है ना, 5s। आप समझ रहे हो ना मैं क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? मैं अगर ऐसा लिखता हूं क्रिप्टन, तो 36 लिख दिया, मुझे भरना कितना है? 39 का भरना है। मेरे को किसका भरना बेटा? एटॉमिक नंबर 39 का। तो क्रिप्टन के बाद, क्रिप्टन का मतलब है 36 खत्म, फोर्थ पीरियड खत्म। 36 खत्म, फोर्थ पीरियड खत्म। तुम तो अब ये सोचो कि 36 के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 39 जाएगा, और 36 के बाद जो इलेक्ट्रॉन अगला होगा वो 37, 37वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पांचवें पीरियड में। पांचवें पीरियड में भी कहां जाएगा? 5s में जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पे 5s आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यहां पे 5s आएगा कि नहीं आएगा? ये लो 5s लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 5s लिख दिया, ये 5s। 5s में कितने भर सकते हैं? s में तो दो ही भर सकते हैं, इसलिए देखो ये दो ही हैं, 37 38, यानी कि यहां दो लिखते ही 37 38 कंप्लीट। अब मेरे पास 36 और दो कंप्लीट। ये 39th इलेक्ट्रॉन कहां गया भाई? ये कहां गया है? तो ये गया है 4d में। कहां गया बेटा? 4d में। यहां से फिर 4d भरता है, 4d में एक इलेक्ट्रॉन आया। अब ये चीज आपको और आगे अच्छे से समझ आ जाएगी, इसे अभी छोड़ देते हैं क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन का जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर आपके लिए कितने खतरनाक हैं और कितने काम के हैं, बस वहां पे एक झलक दिखा दी। दो तरीके, आपको किसी का भी पीरियड नंबर निकालना हो तो आप बता देते हो उनके एटॉमिक नंबर को सोच के, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप बता सकते हो उनका एटॉमिक नंबर सोच से। तो इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसे एक बार फिर से क्यों ना लिख दिया जाए, तो हम यहां लिख देते हैं ये चीज कि यहां पे इनर्ट गैसेस, तो हमारे पास आती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसॉन ओजी, ठीक है। इनके पीरियड नंबर लिखो भैया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इनके एटॉमिक नंबर लिखो भैया, ये 2, ये 10, ये 18, ये 36, ये 54, ये हो गया आपका 86, ये आ जाएगा आपका 118।
ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मस्ट 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 रिमेंबर। इसे तो याद रखना ही है, आप जो और कुछ भूल जाओ मेरी तरफ से भले, इसे जरूर याद रखना है। और इसका सारा कनेक्शन, इसका एटॉमिक नंबर, इसका पीरियड और इसका सिंबल। चलो, तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है। मैं आपको ट्रिक्स एंड निमोनिक्स यहां छोड़ के जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। ये ट्रिक्स एंड निमोनिक्स है ना, ट्रिक्स है इसमें, आप देख लेना। ट्रिक्स हैं, थोड़ा जूम कर करके देख लेना इसको। नहीं, वैसे आपकी अपनी ट्रिक्स होंगी, मुझे पता है, तुम क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो। तुम्हारी अपनी ट्रिक्स होगी, जिस भी ट्रिक से तुम्हें याद रहता है उससे आप कर सकते हो भाई। आइए, तो अब बात करते हैं किसकी, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला जो है किस पर बेस्ड है, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक टेबल कैसे बनी। तो पीरियोडिक टेबल बनी इलेक्ट्रॉन फिलिंग से। पीरियोडिक टेबल is formed by arrangement of elements in their increasing order of atomic number। यही होता है बेटा। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है, ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर क्या है, जेड, है ना। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, जेड, है ना। किसके बराबर होता है ये, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये किसकी है, न्यूट्रल एलिमेंट्स की। ये पीरियोडिक टेबल है, ये किसकी है, एलिमेंट्स की है। और एलिमेंट्स का मतलब क्या है, न्यूट्रल। और जो न्यूट्रल होता है उस न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है मुझे इलेक्ट्रॉन के नंबर से पता लग जाएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि मुझे तो पीरियोडिक टेबल न्यूट्रल एलिमेंट्स की बनानी है ना, मुझे कौन सी आयंस की बनानी है। अरे भाई, लेट सपोज मैं सोडियम लिखता हूं, है ना एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सोडियम लिखता हूं तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं 11 इलेक्ट्रॉन भरना सीख जाऊं तब भी मैं सोडियम की पोजीशन बता दूंगा, और मैं 11 प्रोटॉन भरना सीख जाऊं तब भी मैं। लेकिन अगर मैं इस सोडियम को प्लस बना दूं, जो कि पीरियोडिक टेबल में प्लस माइनस नहीं जमे होते हैं, पीरियोडिक टेबल में तो सब न्यूट्रल की फॉर्म में ही पड़े रहते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में ही होते हैं, ये प्लस है। अब ये प्लस होने का मतलब क्या है, अब यहां पे 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं मानता हूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो फिर मैं बराबर नहीं मान सकता। लेकिन पॉइंट वो है कि हमें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से भरना है। और हमें अच्छी बात यह है कि हमें एलिमेंट्स भरने हैं, एलिमेंट्स हमारे को न्यूट्रल फॉर्म में मिलते हैं। न्यूट्रल फॉर्म में भरने का मतलब है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल होगा। यानी मुझे अगर इलेक्ट्रॉन भरना आता है तो मुझे पीरियोडिक टेबल बनाना आता है। इसका मतलब है फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन फिलिंग कॉन्सेप्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पहले से पता है, मैं तो लेट हूं, आपको पता होगा। N+L रूल होता है एक, क्या होता है बेटा, N+L रूल। इलेक्ट्रॉन बेस जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, N+L रूल होता है। अगर आपको N+L रूल पता है तो आप पीरियोडिक टेबल बना सकते हो। हर पीरियड में N+L रूल फॉलो होगा। जो एलिमेंट N+L रूल फॉलो नहीं करेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल माना जाएगा, कि जो नियम से नहीं चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। चलिए, तो अब सीधा N+L रूल पकड़ते हैं और हर एक पीरियड के अंदर देखते हैं कि वो कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। उस N+L रूल को हम एक फॉर्मूला के तौर पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। N+L रूल देखते हैं कि क्या है ये N+L रूल। ये सब आपने देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपने ये सारी चीजें देखी होगी पक्का। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पीरियड वाइज इनको सेपरेट कर लिया। देखो, फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं किया, इधर देखना बेटा, मैंने पीरियड वाइज फॉर्मूला बना लिया। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s जा रहा है, फिर 2s से स्टार्ट हो रहा है, 1s के बाद 2s में जा रहा है, यानी कि 2s और 2p जो है वो सेकंड पीरियड के हो गए। तो मैंने n = 1 लिखा,
ये n इज इक्वल्स टू 1 हो गया मेरा, ये n इज इक्वल्स टू 2 हो गया। सेकंड पीरियड में 2s और 2p भरे जाएंगे, यानी कि 1s के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा और 2s के बाद 2p में जाएगा, ऐसा ही है। फिर उसके बाद थर्ड पीरियड शुरू हो जाएगा। थर्ड पीरियड में 3s जाएगा 3p जाएगा, ये देखो 3s और 3p जाएगा, फिर जो है 4s में आ गया, यानी कि थर्ड पीरियड में 3s और 3p जा रहा है। ठीक है, यहां से 2p के बाद इधर आ गया 3s में, 3s के बाद 3p में आ गया, ये 3p के बाद कहां जा रहा है, 4s में जा रहा है। यानी जब फोर्थ पीरियड शुरू हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन 4s में भरेगा, ये सब भर जाएंगे। यानी कि मुझे फोर्थ पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इन सबको भर के 4s से शुरू कर दूं, फोर्थ पीरियड में आ जाएगा। फिर 4s के बाद 3d में जा रहा है, देखो 4s के बाद 3d में जा रहा है, फिर 4p में आ रहा है, तो 4s के बाद 3d में, फिर 4p में। यानी फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन जब भरना शुरू हो रहा है तो मैं सर्कल कर रहा हूं, देखना बेटा, पहले 4s में जा रहा है, फिर 3d में जा रहा है, फिर 4p में जा रहा है। लेकिन 4p के बाद 5s में आ जा रहा है, और 5s में आने का मतलब है अब तो फिफ्थ पीरियड जो है पांचवा लग गया। इसका मतलब हुआ कि ये 4p के बाद 5s में आ गया और पीरियड कौन सा लग गया, पांचवा लग गया, फिफ्थ पीरियड हो गया। फिफ्थ पीरियड में कैसे कैसे जा रहा है, फिफ्थ पीरियड में 5s के बाद 5s के बाद 4d में गया, देखो वापस ऊपर गया, यहां आया बेटा, यहां गया, देखो ये स्क्वायर वाले बना रहा हूं मैं, स्क्वायर वाला फिफ्थ पीरियड, स्क्वायर वाला फिफ्थ पीरियड, और फिर वापस से ये 5p। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे कौन से गया, यहां से 4d 5p। अब ये जो आया 6s में, ये सिक्स्थ पीरियड है, 6s से शुरू होने वाला पीरियड कौन सा है, 6s। वापस से सर्कल बना रहा हूं, देखो 6s, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 6p में गया क्या, नहीं, 4f में गया। यानी कि 6s के बाद 4f में गया। जब हम छठा पीरियड भरेंगे तो हम लिखेंगे s के बाद 4f जाएगा, 4f के बाद 5d में आया, ये देखो 5d में आया, ये देखो 4f के बाद 5d में आया, 5d के बाद 6p में गया, और 6p के बाद 7s में जाएगा। लेकिन जब 7s में जाएगा तो पीरियड जो है वो सातवां लग जाएगा, ये लो ये सातवां पीरियड लग गया। तो सातवें पीरियड में भरे जाने वाली सब शेल ये हो गई, सातवें पीरियड में भरे जाने वाली सब शेल ये हो गई, जिसमें पहले कहां भरा जाएगा, बोले 7s में भरा जाएगा, फिर 5f में जाएगा, 7s के बाद 5f में जाएगा, फिर 6d में जाएगा, और फिर 7p में जाएगा, और फिर उसके बाद 8s में जाएगा, जो कि आठवां पीरियड बनेगा। इमेजिनरी है नहीं वो, है ना, तो वो सही लिखा हुआ है। कुल मिला के तुमसे पूछे कि किसी पीरियड के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो अब आने वाली है फील, जल्दी ध्यान दो। तुमसे पूछे कि किसी पीरियड में, मेरे को ऐसे पूछ ले कि बताओ 80 z इज इक्वल्स टू 80, या 80 ज्यादा हो जाएगा, मैं बोलूं 32 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसका लिखना बेटा 32 का कॉन्फ़िगरेशन, देख ले मजा आ जाएगा। 32 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 32 के लिए तुम सबसे पहले पता करोगे उसका पीरियड, सबसे पहले पता क्या करना है, पीरियड। जब भी कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो उसका पीरियड नंबर निकालना है, और उसका पीरियड नंबर मैंने अब भी सिखाया था कि इससे आगे आने वाली इनर्ट गैस का जो पीरियड है, इससे आगे आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है बेटा, नेक्स्ट इनर्ट गैस। नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी बेटा, नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कौन सा है, 36 है कि नहीं है, उसका पीरियड नंबर कितना होता है, 4 का पीरियड नंबर कितना होता है बेटा, 4। तो इसका मतलब हुआ इसका पीरियड भी कौन सा हो गया, 4 हो गया, उसका पीरियड नंबर भी कौन सा हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो जल्दी बताओ आप क्या कैसे करेंगे, तो इसका पीरियड भी कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया। अब हमें क्या करना है, फोर्थ पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ऐसे समझ लो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। यहां लगाओ दिमाग, फोर्थ पीरियड में क्या है, बोले 4s है, 3d है, 4p है। यानी कि 4s 3d 4p मेन हमें इन सब शेल पे ध्यान रखना है कि पहले 4s फिर 3d और फिर 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऑब्वियसली है ना कि फोर्थ पीरियड है तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसका मतलब है ये सब भर चुके हैं फिर, हाँ सर ये तो भर ही चुके हैं, ये सब भर चुके हैं, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें और 6 इसमें होंगे। यानी कि 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके होंगे। क्या मैं इधर 18 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, या इस ब्रैकेट में 18 इलेक्ट्रॉन ना लिख के इस ब्रैकेट में पिछली इनर्ट गैस लिख दूं, इस ब्रैकेट में क्या लिख दूं बेटा, पिछली इनर्ट गैस लिख दूं। तो पहले वाली इनर्ट गैस लिखने का मतलब ही यही है कि आपने ये सब भर दिया। माना कि आपका पीरियड, आपका एटॉमिक नंबर मान लो ये ना होकर 5वें पीरियड का होता,
तो पांचवें पीरियड के हिसाब से फिर आप ये पूरा भर चुके होते, और ये पूरा भर चुके होते, इसका मतलब फोर्थ पीरियड में आखिरी एलिमेंट जो होता उसे यहां लिख देते, उसके जस्ट बाद 5s में जा रहा होता। आपका पीरियड अगर आपका एलिमेंट, सॉरी पीरियड नहीं, आपका एलिमेंट अगर सिक्स्थ पीरियड से होता तो आप पांचवें पीरियड तक का जो कुछ हिसाब है उसे ब्रैकेट में भर के लिख देते और सिक्स्थ पीरियड में आगे के बचे हुए इलेक्ट्रॉन भर देते। वही मैंने किया है। इसका मतलब मुझे यह समझ आया कि 32 में से 18 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, अब बचे हुए इसमें भरने हैं, यानी कि 32 माइनस 18 कर दूं कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें भरने हैं इस सीक्वेंस में। एस में कितने जा सकते हैं, 2। 14 में से 2 यहां भर दिए, 10 यहां भर दिए, बन गए 12, और 2 यहां भर दिए, ये बन गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो अगर वो एलिमेंट n+l रूल को फॉलो करता है, तो वो एक्सेप्शनल नहीं है। जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो n+l रूल को फॉलो नहीं करते हैं बेसिकली, इसलिए फिर वहां पे नंबर इस तरह से जब आप फिलिंग करते हो, सब शेल्स तो वही रहती है ना, लेकिन जब फिलिंग करते हो तो हो सकता हो इसमें 1 हो और इसमें ज्यादा आ जाए। तो ये नियम क्या कहता है, n+l रूल क्या कहता है, ये पूरा भरेगा, उसके बाद इसमें पूरा भरेगा, फिर ये भरेगा। अब ये रूल कहीं पे अगर आपको वायलेट होता हुआ दिखे, खराब होता हुआ दिखे, टूटता हुआ दिखे, तो इसका मतलब है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। आपको याद कैसे करना है, एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, वही एक हैं जो एक बार हैं, बाकी सब डबल हैं। एसपी एसपी 2 बार, एसडीपी एसडीपी 2 बार, अकॉर्डिंग टू आप इनकी नंबर की वैल्यू चेक कर लेना, और एसएफडीपी एसएफडीपी 2 बार। अब मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूं, कॉमन फॉर्मूला बनाता हूं। तो कॉमन के लिए एक हम मैक्सिमम वाला सेट उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे कि पहले पीरियड में सिर्फ एनएस है तो एनएस ही ले लिया। हाँ, पहला पीरियड हो चाहे सातवां पीरियड हो, एनएस तो है ही, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एनएस में ही जा रहा है। ये देखो एनएस 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 एनएस। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जहां जहां एप्लीकेबल है वहां वहां पे, तो हम मैक्सिमम वाला पार्ट ले रहे हैं, तो जहां एप्लीकेबल है एफ, वहां पे फिर वो n-2f में जा रहा है जहां एप्लीकेबल है। देखो 7 में से 2 5, 6 में से 2 गए 4, तो n में से 2 गए तो ये बनता है। उसके बाद अगर हम देखें तो n-1d है, ये भी सही बात है, n-1d है। के बाद अगर हम देखें तो np है। अब आप अगर सोचोगे तो पहले पीरियड में सिर्फ इस फॉर्मूले का ये वाला पार्ट एप्लीकेबल है, दूसरे पीरियड में इस फॉर्मूले का पहला और आखिरी वाला पार्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि ये बीच में इस तरह की शेल्स होती ही नहीं है ना। अगर आप यहाँ 2 की वैल्यू रखते हो तो 0f कुछ नहीं होता, 1d कुछ होता ही नहीं है, ये आप क्वांटम नंबर्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर आप तीसरा पीरियड लेते हो तब भी आपका एनएस और एनपी डायरेक्ट एप्लीकेबल है। फिर अगर आप फोर्थ पीरियड सोचते हो तो इस फॉर्मूले का एनएस, n-1d और एनपी पार्ट जो है वो एप्लीकेबल है। पांचवें पीरियड के लिए भी वही सेम एनएस, n-1d और np अवेलेबल है। लेकिन सिक्स्थ पीरियड के लिए ये पूरा सेट काम करेगा, सेवंथ पीरियड के लिए ये पूरा सेट काम करेगा। तो जो हमने कॉमन सेट बनाया वो हमने मैक्सिमम को ध्यान में रखते हुए बनाया कि मैक्सिमम किस किस तरह की हमें भर सकती है। तो हमारे पास सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड के हिसाब से हमने एक कॉमन सेट बनाया। अकॉर्डिंग टू पीरियड हम इसमें से चीजें माइनस कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि ये हमारा एक n+l रूल है और यही हमारा फॉर्मूला है। यही हमारा क्या है बेटा, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ये रहा ये n+l रूल ही तो है। ये देखो ns, ये ns, n-2f, n-1d और np, यही तो n+l रूल है। एक पीरियड का n+l रूल इस तरह से फॉर्मेट में लिख दो, वही है ये, वही है ये। तो हमने खूब सारी चीजें इसमें देखी। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, आ जाओ ये पीछे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता ही दिया। पहला sp, s, sp, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp, यही फॉर्मूला जो मैंने पीछे लिखा है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है। आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, बोले 2 भर सकते हैं, यानी कि इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे। आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, बोले 2 इसमें 6 इसमें, यानी कि इसमें 8 आएंगे। आप इसमें कितने भर सकते हो, बोले 2 इसमें 6 इसमें, इसका मतलब इसमें भी 8 आएंगे। आप इसमें कितने भर सकते हो, 2 इसमें 10 इसमें 6 इसमें, यानी कि 8 और 10 ही तो एक्स्ट्रा आए, ये 10 तो 18 हो गए। आप इसमें कितने भर सकते हो, 2 इसमें 10 इसमें 6 इसमें, इसका मतलब 18 हो गए। आप इसमें कितने भर सकते हो, 2 इसमें 14 इसमें, 10 इसमें और 6 इसमें। 18 तो ऊपर थे, ये 14 नए आए, यानी कि 32 इसमें। सेम यहां पर भी 2 इसमें, 14 इसमें, 10 इसमें और आपका
6 इसमें है, तो कितना हो गया बेटा? 32 हो गया। यानी आपने अभी तक जो कुछ मैंने सिखाया उससे आपने 3 तरह के सवाल करना सीखना है। पहला सवाल ये कि हर पीरियड की पीरियड सबशेल कौन सी होगी, इसके हिसाब से डिसाइड करना है। एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी और एन की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपको रख के जाना है। ठीक है, ये तो हो गई पहले टाइप का सवाल। दूसरे टाइप का सवाल, आप उस पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स भर सकते हो, उतने ही जितने उस पर्टिकुलर पीरियड की पीरियड सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इसमें 32 भरे जा सकते हैं, इसलिए 32। मैक्सिमम इसमें 18 भरे जा सकते हैं, इसलिए 18 फिफ्थ पीरियड में। तो पॉइंट ये है कि आपने 2 तरह के क्वेश्चन कर लिए। पहला, कौन से पीरियड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा, आपको पीरियड की सबसेल की एनर्जी सीक्वेंस क्या है वो। और अब तीसरा है कि हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया। हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, सर आपने ये क्यों लिखा बेटा? 2p6 को नियोन कहते हैं, 3p6 को आर्गन कहते हैं, 4p6 को क्रिप्टॉन कहते हैं, 5p6 को जीनोन कहते हैं, 6p6 को रेडोन कहते हैं और 7p6 को ऑर्गेनेसोन कहते हैं। तो अगर मुझे इस 5वें पीरियड का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अगर मेरे पास 5वें पीरियड का कोई कॉन्फ़िगरेशन है, तो मेरे को ब्रैकेट में ऊपर वाले सारे भर देने हैं। ऊपर वाले सारे भरने का मतलब है क्रिप्टन तक भर देना है, यानी ब्रैकेट में प्रीवियस इनर्ट गैस लिखना है। तो अगर मुझे किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अगर मुझे किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हमें हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें एक डब्बा बनाना है और उस डब्बे में प्रीवियस इनर्ट गैस लिखना है। ठीक है, पहले तो हमें एक डब्बा बनाना है और डब्बे का प्रीवियस इनर्ट गैस लिखना है। फिर हमें इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भर देना है n-2f। ये अगर एप्लीकेबल है तो मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, और ये भी अगर एप्लीकेबल है तो मैं स्टार लगा देता हूँ, और यहाँ पे np। ये मैक्सिमम सेट ले लिया मैंने। जिस पीरियड के लिए जो सबशेल अवेलेबल होगी वैसे कर लेंगे, और वो हमें याद है कि एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। मैंने मैक्सिमम वाले उठाए हैं एस एफ डी पी। जहां स्टार लग रहा है मतलब जहां कहीं पे हटाना होगा मैं हटा दूंगा, जहां कहीं पे कोई चीज हटानी होगी तो मैं हटा दूंगा बेटा। तो ये प्रीवियस इनर्ट गैस इस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 114 ले लिया। एग्जाम्पल ले लिया, जेड कितना ले लिया मैंने? जेड इज 114। और मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 114 नंबर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा मैं? थोड़ा सोचो कैसे लिखूंगा। तो पहले इसके प्रीवियस इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर सोचो। इससे आगे आने वाली 118 है, तो इससे पीछे वाली 86 है। और 86 क्या होती है बेटा? रेडॉन होती है। यानी कि 114 माइनस 86 तो आपने कर दिए, 28 इलेक्ट्रॉन मुझे और भरने हैं। और इस Z114 का जो पीरियड नंबर आएगा वो आएगा 7वां, यानी 7वें पीरियड की इनर सीक्वेंस लिखनी है। 7वें पीरियड का सीक्वेंस होता है SFDP, होता है कि नहीं होता है? SFDP होता है कि नहीं होता है? यानी 7s, 5f, n-2 मतलब 5f। और ये क्या हो जाएगा बेटा? 6d। और ये क्या हो जाएगा बेटा? 7p। कितने इलेक्ट्रॉन भरने रहे? बोले 28 भरने हैं, तो 2 इसमें भर दो। 28 भरने हैं तो 2 इसमें भर दो, भर दिए। 14 इसमें भर दो, कितने हो गए? 16। 10 इसमें भर दो, कितने हो गए? 26। 2 इसमें भर दो, हो गए कितने? 28 हो गए ना? 16, 10, 26, 2, 28। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो बेटा। ठीक है, इस तरह से आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। एक्सेप्शनल नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फॉलोइंग जेड। एटॉमिक नंबर दे रहा हूँ, आपको देखना है। 81 ले लो, ठीक है। और
25 ले लो, 30 ले लो, के बाद 70 नहीं 63 ले लो। ठीक है, जैसे आपको मतलब समझ आ जाएगा, आप कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 112 ले लो, इतने काफ़ी हैं एटॉमिक नंबर, इतने काफ़ी हैं। और छोटा वाला कोई एटॉमिक नंबर देख लो, वो ले लो आप। छोटा में तो क्या लिखोगे, आप ले लीजिए 10 हैं, 11 हैं तो 12 ले लीजिए, 12 भी नहीं, आप 18 है तो 20 ले लीजिए, वाला हो जाएगा। कर लोगे पक्का? ठीक है बेटा, आ जाओ। सवाल है, इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 6, सिक्स्थ पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस एस एफ डी पी। बस तो एस एफ डी पी कैसे होती है, एस एफ डी पी, यही होगा बेटा, आंसर हो जाएगा तीसरा। हुआ सवाल है, नीट में 2 बार पूछ लिया गया है सवाल। एक बार प्रॉपर सिक्स्थ पीरियड के ही सीक्वेंस वगैरह लिख दिए थे, इस तरह से था वो कि 6s 4f 5d और 6p, वो इस तरह से दिया हुआ था। और एक बार इसी तरह से पूछा था इन फॉर्म ऑफ एनएस। ठीक है, तो हमें तो पता ही है सिक्स्थ पीरियड एसएफडीपी होता है। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें क्या भरा जाता है, लगातार 4f, है ना। एंथेनॉइड्स क्या होते हैं जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, मगर लेंथेनॉइड का सेवंथ पीरियड नहीं होता, सेवंथ पीरियड नहीं होता, वहां से काट दो। फिर यहाँ पे लेंथेनॉइड्स जो है वो 90 से 103 नहीं होते, सिक्स्थ पीरियड है बट एटॉमिक नंबर गलत है, तो हमारे पास एक ही चीज बची, कौन सी, कि 14 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड, और नंबर भी चेक कर लो, 58 to 71 करेक्ट है एकदम, मैंने लिखवाया था, और जिनमें 4f सबशेल जो है वो भरा जाता है। इसमें कौन सा एक्टिनोइड नहीं है ना, तो ये भी देख लेना, एक्टिनोइड कौन सा नहीं है, 65 वाला नहीं है, होमवर्क दे दिया है। पीरियड नंबर किसके बराबर होता है बेटा, अभी हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है क्या, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट जिसे हम n से डिनोट करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आप कर सकते हो, जो जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से। जरा देखो, ये कह रहा है कि 35 53 85, है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो हेलोजेंस जानते हो, हेलोजेंस, हेलोजेंस और इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का जो भी एटॉमिक नंबर होता है ना, उससे एक कम हेलोजन चलता है, यानी कि Np5 ये होते हैं और Np6 ये होते हैं, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन कम है इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से, यानी कि ये हेलोजन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्रैश कोर्स से देखो बेटा, थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए, मैं एक एक चीज बेसिक से नहीं बता सकता ना, तो पता होना चाहिए हेलोजेंस वगैरह क्या है ना, हर चीज नहीं। एलिमेंट्स जिसमें 4f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली भरता है उसे ही हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जा रहे होते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का तीसरा होता है बेटा, जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, बता दिया। लास्ट एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड, हर पीरियड का लास्ट एलिमेंट, है ना, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पीरियड, या एवरी पीरियड लिख सकते हो, इनर्ट गैस। कौन सा होता है बेटा, इनर्ट गैस ही होता है, यानी कि यहाँ पे फिफ्थ पीरियड की इनर्ट गैस पूछ रहा है। फिफ्थ पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी होती है बेटा, सिक्स्थ पीरियड की तो रेडोन होती है, तो फिफ्थ पीरियड की क्या हो जाएगी, सिनोन हो जाएगी। ठीक है? हर पीरियड का आखिरी एलिमेंट क्या होता है बेटा, इनर्ट गैस ही होता है। टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड, जरा सोचो थर्ड पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है, बोले सर 1 2 और 3 sp होता है, कोई डी आया क्या, नहीं। तो 3d तो होता है, लेकिन वो तो फोर्थ पीरियड में भरता है, S D P, यानी फोर्थ पीरियड में पहली बार डी भरा जाएगा, और वो 3d होगा, लेकिन भरा जाएगा वो फोर्थ पीरियड में। इसका मतलब है थर्ड पीरियड कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक थर्ड पीरियड से शुरू ही नहीं होता, डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, पहली बार डी भरा जाता है। हालांकि होता वो n-1 डी है, इसीलिए उसे 3d बोलते हैं। 3d खाली होता है इनके पास, लेकिन भरना जब शुरू होता है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो वो फिर यहां से शुरू होता है, तो तीसरे पीरियड में कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। सेम चीज है, इससे आप ये भी ऐसा जवाब भी दे सकते हो, अपने को उस हिसाब से भी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 28 है ना, 14 लेंथेनॉइड्स और 14 एक्टिनोइड्स होते हैं।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक होता क्या है, हर पीरियड की शुरुआत, और हर पीरियड की शुरुआत में आप ये देखो कि ये दो कॉलम एस ब्लॉक के हैं, ये दो कॉलम जो हैं वो एस ब्लॉक के हैं, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, दो कॉलम एस ब्लॉक के हैं, मतलब इसे आप हटा भी दो क्योंकि वो उधर हीलियम चला जाता है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। हर पीरियड एंड होता है कहाँ पे, हर पीरियड एंड होता है हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सिनोन, रेडोन और ऑर्गेनेसॉन। हर पीरियड कहाँ खत्म होता है, अभी थोड़ी देर पहले पीछे एक सवाल भी किया था, अभी अभी आया था वो सवाल। हर पीरियड एंड होता है किसी इनर्ट गैस पे, और इनके एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होते हैं, बोले 2 10 18, ये तो याद ही करने है ना, 36 54 86 और 118। हर पीरियड इनर्ट गैस पे खत्म है, और हर पीरियड का खात्मा इनर्ट गैस पे हो रहा है, लेकिन हर पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एस ब्लॉक। एवरी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एस ब्लॉक एंड एंड एट इनर्ट गैस। यानी कि तुमको एस ब्लॉक के एटॉमिक नंबर का दिमाग लगाना है तो तुम इनके एटॉमिक नंबर से आगे के दो एटॉमिक नंबर देख लो। जैसे मान लो ये 10 हैं, तो यहां 11 और 12 एस ब्लॉक होंगे। मान लो ये 18 है, तो यहाँ 19 और 20 एस ब्लॉक होंगे। ये 36 हैं, तो यहाँ 37 और 38 एस ब्लॉक होंगे। ये 54 है, यानी कि 55 56 एस ब्लॉक होंगे। ये 86 है, यानी कि 87 88 एस ब्लॉक होंगे। ये 2 हैं, यानी कि 3 और 4 एस ब्लॉक होंगे, और एक तो ऑब्वियसली एस ब्लॉक हो गई। कुल मिला के आपको ये देखना है, पहला पीरियड छोड़ दो, ठीक है, तो एलिमेंट्स जो इनर्ट गैस के अगले दो नंबर होते हैं, हर इनर्ट गैस के अगला दो नंबर एस ब्लॉक है। अब ऐसा दिमाग लगा के सोचो जरा, 35 कहीं अगले दो हैं क्या, नहीं। 68 अगले दो में फंसे गया का, नहीं। 55, हाँ 54 इनर्ट गैस होती है, अगले दो एस ब्लॉक होते हैं, यानी कि 55 जो है वो आपका एस ब्लॉक में चला जाएगा। 19 एंड 20 होता है, बट 21 नहीं होता, 21 यहाँ आ जाएगा, वो डी ब्लॉक का हो जाएगा बेटा, फोर्थ पीरियड के हिसाब से ना, स्कैंडियम। क्लियर है भाई, चीजें समझ आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में छोड़ के जा रहा हूं, जो n+l रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि इसमें एक है, उसके बाद इसमें चला गया, ठीक है बेटा, इसमें चला गया। अच्छा, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, किताबें ऐसे लिखती है, मगर आप हम जानते हैं कि इसकी जो एनर्जी सीक्वेंस है वो 4s के बाद 3d में गया होगा, तो इसमें एक जाने के बाद अगर इसमें 5 आ गए तो ये पूरा नहीं भरा, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन, भाई ये पूरा भरना चाहिए था, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अच्छा, ये कंफ्यूजन भी दूर कर लेना कि सर 3d पहले भरता है या 4s, तो आंसर है 4s पहले भरता है। एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से तो अपन ने सारी बात कर ली। अब ये जो लिखे हुए हैं ये रिजल्टिंग है, रिजल्टिंग का मतलब होता है किताबें कैसे लिखती है बेटा, इसको 3 नंबर को पहले लिखती है, 4 नंबर को बाद में लिखती है, लेकिन ये 3 नंबर को पहले लिखना और 4 नंबर को बाद में लिखना, ये दर्शाता है क्या, एन की वैल्यू इंक्रीजिंग वे में भरना, कि छोटा पीरियड एन की वैल्यू छोटी है तो पहले लिखो, मगर सिर्फ एन की वैल्यू से अगर सीक्वेंस चलती एनर्जी की, तो फिर n+l रूल नहीं होता, वो n रूल ही होता सिर्फ, है ना। यानी कि रोल जो है वो एल का भी है, हम एन और एल की वैल्यू को देखकर जो लोअर वैल्यू होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, और फिर वहां पे अगर दोनों सेम आ जाते हैं n+l की वैल्यू, तो हम लोअर एन की वैल्यू को पहले प्रायोरिटी देते हैं इलेक्ट्रॉन भरने को। ये सब आपने n+l रूल में सीखा होगा, तो याद रखना बेटा, ये 3d पहले लिखना गलत नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू n की वैल्यूज है। आपको पता होना चाहिए कि पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, दैट्स इट। आप फिर कैसे भी लिखो, क्यों बेटा, लिख कैसे भी दो, पता क्या होना चाहिए पहले कौन भरेगा, तो ये पहले पूरा भरना चाहिए, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। सो यही सब कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास। ये n+l रूल को फॉलो नहीं करना ही मेजर रीजन है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खास तौर से इसे मार्क करके जा रहा हूँ, गैडोलिनियम को जरूर देख लीजिएगा बेटा, है ना। आइए बेटा आइए, फिर आता है आपको ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं लिख के चला जाऊंगा, आपको दे के चला जाऊंगा, आप एक साथ देख लेना ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको थोड़ा सा चेन की सांस लेते हैं,
नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100, ये कुछ एक रूल है जिसकी वजह से जीरो को निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, नॉन मत लिखना बस, है ना, नोनियम लिख दो कहीं पे, ऐसा नहीं है। तो और इनमें जो हमेशा सफिक्स यूज होता है वो कौन सा होता है, ईएम सफिक्स यूज होता है बेटा। बस तो अब आपको मान लीजिए 105 का लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 105, 1 का लिखोगे आप अन, फिर इसका लिखोगे निल, इसका लिखोगे पेंट, और प्लस क्या लगाओगे, आईएम, तो अन निल पेंटियम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका सिंबल बनाना चाहते हैं तो UNP लिख दो, UNP लिख दो, ठीक है, इसका कुछ नहीं उठाना। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, 111 का लिखना, 112 का लिखना, 107 का लिखना, 104 का लिखना। लिखना बेटा बहुत है, इतने में तो सीख जाओगे, है ना। और ये रहे उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन इनके कुछ ऑफिशियल नाम अब मिल गए हैं, तो इन्हें ऑफिशियल सिंबल और इनके मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम रुथे, है ना, रदरफोर्डियम, दबनियम, सीबोर्जियम, बोहरियम, हसनियम, है ना, ये सारी चीजें जो हैं, डर्मेस्टेडियम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इन्हें कैसे याद करें वो तो हम बना भी लेंगे। तो एक बार 2020 में सवाल आ गया था, इधर के नाम दे दिए और इधर के भी नाम दे दिए, और वो मैच मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बना लिया, बच्चे फंस गए, बोले ये नाम हमें तो याद ही नहीं थे। तो उसके लिए फिर आपको एक ट्रिक दे दी, और ये ट्रिक ये रही, है ना, ये ट्रिक है एनसीईआरटी तो की टेबल जरूर है, मगर उसमें ये ट्रिक नहीं है। ये ट्रिक मैंने अलग से एडिट करके इसके साथ जोड़ी हुई है, कि मोदी का नंबर लाहौर के, इस तरह से मैंने जो भी बनाया हुआ है वो इनके सिंबल्स को ध्यान में रख के नाम बनाए हुए हैं, आप जरूर पढ़िएगा, है ना, छोड़ना मत। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करते हैं क्या, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे देते हैं हम ब्लॉक वाइज, सिर्फ आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको ब्लॉक वाइज दे देते हैं। आइए आइए आइए, कहाँ गया ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, ये लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक का जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप एस ब्लॉक लिख दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पिछली इनर्ट गैस सबकी लिख दो, और फिर 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। आप बोलोगे सर इसकी तो इन, सर ये तो छठा पीरियड है, ये तो सर एनर्जी सीक्वेंस SFDP था ना। अरे तो इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरने ना कि मेरे को SFDP पूरा लिखने पड़े। मैं जानता हूं इसके बाद तो वही आएगा कि 4f आएगा, उसके बाद 5d आएगा, और उसके बाद 6p आएगा, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन तो एक ही भरना है यहाँ पे। ये 54 है, ये 56 है, ये 56 है, 54, सॉरी 55 है, ये 55 है, तो मेरे को दो ही तो इलेक्ट्रॉन आगे भरने होते हैं एस ब्लॉक में। इनर्ट गैस के बाद अगले दो ही तो नंबर होते हैं जो एस ब्लॉक के होते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती ना, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब 0 0 0 रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उस पीरियड की सीक्वेंस बदल जाएगी, सीक्वेंस नहीं बदलेगी, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है वो वहां पे, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरने, हमें इलेक्ट्रॉन भरने यहाँ पे 1 2, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, तो 2 तक तो नहीं पड़ेगी, यानी कि ये पूरा एस ब्लॉक तो हमारा ये NS में ही निपट जाएगा। बोले NS1 वाले वो हो गए जिसे हम ग्रुप 1 बोलते हैं, है ना, इसे हम ग्रुप 1 बोलते हैं, और इसे हम ग्रुप 2 बोलते हैं। ये लो, तो ये दो NS1 और NS2 के कॉन्फ़िगरेशन हो गए। उसके बाद पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6, यानी कि NS2 NP6 सब में होगा, ये देख लो, लेकिन अकॉर्डिंग टू पीरियड हमें पता है कि सेकंड पीरियड है SP, थर्ड पीरियड SP, फोर्थ पीरियड SDP, फिफ्थ पीरियड SDP, सिक्स्थ पीरियड SFDP, सेवंथ पीरियड मैंने लिखा नहीं है, जरूरत पड़ती नहीं है, वो भी SFDP होता है, तो ये तो तुम्हें पहले से पता है ना। तो बस, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं किया, ये ऐसे का ऐसे छोड़ दिया, फिर मैंने उसे रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे करते हैं, एन की वैल्यू छोटी होती है उसे पहले लिखो, मैंने कहा ना किताबें कैसे लिखती है, तो 4f 5d 6s 6p, तो देखोगे कि लास्ट में तो सब में NS NP ही बचता है, ये सब भरे हुए होंगे, तो लास्ट में तो यही भरता है। ऑब्वियसली पी ब्लॉक वो होता है जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा होता है, और हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे लास्ट में तो पी ही भरेगा। ये देखो, चाहे कोई सा भी पीरियड क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी पीरियड क्यों ना हो, सबसे लास्ट में तो एनपी ही भरता है। यानी पी ब्लॉक तो वो होता है जिसमें सबसे आखिरी है एनर्जी सीक्वेंस का। अब कोई एनर्जी सीक्वेंस का सबसे लास्ट सबशेल भर रहा है, तो जो कुछ पहले आएगा वो तो भरा ही हुआ होगा ना बेटा। तो ठीक है, ये सब कुछ सेम है 13th ग्रुप के लिए।
14th ग्रुप में एज इट इज आपको ऐसे ही चलना है, बस P2 कर देना है P1 की जगह। ये जहां जहां P1 दिख रहा है यहाँ P2 कर दो। 13th ग्रुप में P3 कर दो। 16th ग्रुप में P4 कर दो। एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाना है, यही सीक्वेंस चलेगी हर पीरियड के हिसाब से, है ना। तो ये चलेगी, ये देख लो। तो आप पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, बस जो चेंज होगा वो 1 से लेके 6 तक इसमें होगा। बाकी अकॉर्डिंग टू पीरियड सब कुछ सेम रहेगा, नो एक्सेप्शन। पी ब्लॉक भी एकदम क्लियर, हरी झंडी, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। हाँ, हीलियम का ध्यान रखना, वो थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ तो क्या है, अलग से ध्यान रख लेना, ये NS1S2 होता है, ठीक है, ये NP6 नहीं होता। फिर आता है आपके पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एक ऐसी जगह है जहां से एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले मैंने सिखाया है कि डी ब्लॉक जो है उसमें 4th पीरियड से हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। 4th पीरियड वाले डी ब्लॉक को 3D सीरीज कहते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक पे खत्म होती है, उसके बाद अगली जो है वो यट्रियम से शुरू होकर कैडमियम पे, और उसके बाद लेंथेनम के बाद यहाँ बीच में एफ ब्लॉक चला गया। लेंथेनम तो हमारा 57 है, ये हमारा 72 है, यानी बीच में जो ये है 71, सॉरी 58 to 71, वो चले गए कहाँ पे, एफ में, लेंथेनॉइड्स। सेम चीज यहां पर भी है। ये आपका ये आपका 89 है, लेकिन ये सीधा आपका ये जो है आपका क्या है, 104 है। तो बीच में आने वाले 90 से 103 वो कहाँ चले गए, बोले वो एक्टिनोइड्स हैं, यहां से बीच में से निकाल दिए, ठीक है बेटा। तो वो एफ ब्लॉक के पार्ट हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है कि 57 देन स्टार्ट फ्रॉम 72। बीच वाले बोले एफ ब्लॉक में, तो ये भी बीच वाले कहाँ से चले गए बेटा, एफ ब्लॉक में चले गए क्या। तो एफ ब्लॉक में जब होंगे तो ये वाले नंबर्स हम अलग से देख लेंगे। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1D, NS 0 1 और 2। NS का पूरा भरा होना, NS का पूरा भरा होना नॉर्मल है, और NS का 1 होके ND में चला जाना, क्योंकि सीक्वेंस क्या सिखाती है कि NS होगा उसके बाद ही N-1D में जाएगा। हाँ, F होगा तो बीच में F आ जाएगा, पर अगर सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो पहले इसमें जाएगा, यानी 2 इसमें होने के बाद 1 से 10 तक इसमें भरने चाहिए ना, समझ रहे हो मेरी बात को, पहले ये पूरा भरना चाहिए। तो जहां पे ये 2 है, यानी कि ये पूरा भरा हुआ है, उसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। लेकिन अगर ये कहीं पे 0 है और फिर भी इसमें इधर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक्सेप्शनल। कहीं पे ये NS1 है, आधा भरा है, उसके बाद फिर भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, मैंने अभी पीछे बताया भी था क्रोमियम कि वो पहले पूरा नहीं भरा उसके बाद भी आ गया, तो यानी कि वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता। तो ये दोनों एक्सेप्शनल होते हैं, और मजे की बात है ये एक ही एलिमेंट के लिए होता है, पैलेडियम 46। यानी 0 भी आपको हर एक के लिए याद नहीं रखना, 0 ओनली फॉर 1 पैलेडियम, 2 नॉर्मल, NS2 इज नॉर्मल, और NS1 ज्यादा मिलेंगे आपको, जिसमें पहले पीरियड में तो क्रोमियम और कॉपर है ना, दूसरे में थोड़े ज्यादा है, मतलब दूसरी ट्रांजिशन सीरीज में ज्यादा है, और तीसरी ट्रांजिशन सीरीज में भी 2 है, 2 या 3 है, ठीक है भाई। वो ज्यादा नहीं है और उस पर उतना ध्यान देना भी नहीं है, नीट क्रोमियम कॉपर पे ही खेल लेता है। लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिए, मैंने कहा ना मैं हर सीरीज उठाऊंगा। ये रही वो पहली सीरीज जिसमें 2 जगह पे आपको गड़बड़ दिख रही है, पहली क्रोमियम, दूसरा कॉपर। कैसे याद रखें कि 3D4 और 3D9 नहीं होंगे, और 3D5 और 3D10 रिपीट होंगे। इस चीज का ध्यान में रखते हुए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ है, कोशिश करिएगा लिखने का। उसके बाद डी ब्लॉक की दूसरी सीरीज जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, स्टार लगे हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एक्सेप्शन है। क्या है, D3, 4D6 और 4D9 नहीं होंगे, 5 और 10 रिपीट होंगे। तो यहाँ पे 3 है मैंने काट दिया। तो सर आपने 4 को क्यों काटा, आप बोलोगे कि सर आपने 3 को काट के 4 किया, तो फिर आपने 4 को काट के क्यों किया, आप तो 4 तो होता है ना, मतलब आपने कहा 3 नहीं होता, 6 नहीं होता, 9 नहीं होता, तो आपने 3 को काटा, फिर 4 को क्यों काटा, 3 नहीं होता ना 4 के लिए। अरे तो बेटा इसके पैरेलल एक चीज और है, 4 रिपीट भी तो नहीं होता ना। अगर मैं 3 को 4 बना दूंगा तो फिर पहले वाला जो ऑलरेडी 4 है वो भी 4 है, और तुमने 3 को भी 4 बना दिया है, तो 4 और 4 तो रिपीट हो गए। रिपीट के केस में 4 नहीं है, इसका मतलब है 4 भी 5 बनेगा फिर, तो 4 को भी 5 बनाया। अब 5 जो पहले से हैं, नियम से जो 5 हैं, वो 5 और 5 रिपीट हो गए, हमारा दूसरा वाला। तो याद रखिएगा
ये इसलिए इतनी काटा पीटा हुई है क्योंकि इसमें रिपीट क्या होंगे वो भी जरूरी है। गलत चीज रिपीट भी तो नहीं होनी चाहिए, रिपीट भी 5 और 10 ही होंगे। जैसे मैंने यहाँ 6 को काटा, 6 को 7 बनाया, तो जो ऑलरेडी 7 था उसके साथ तो फिर ये रिपीट हो जाएगा, जबकि 7 7 रिपीट नहीं होता। तो मुझे 7 को 8 बनाना है, तो 8 के साथ 8 रिपीट हो जाएगा, जो कि रिपीट नहीं होता। फिर मुझे 8 को 9 बनाना है, जैसे ही 9 बनाऊंगा दिमाग में आएगा 9 तो होता ही नहीं है भाई, तो फिर मैं 9 को वापस 10 बनाऊंगा, अब ये 0 हो गया। यही है वो पैलेडियम जो 0 होता है, NS0 5S0। तो अब 10 हो गया। 9 होता ही नहीं है, जो ऑलरेडी 9 है उसे भी 10 किया, 10 10 10 3 बार रिपीट हो गया, ये देखो 10, है ना भाई। और ये हो गई आपकी अगली सीरीज 4D सीरीज, ठीक है भाई। ये अगली सीरीज, सॉरी, 3D 4D 5D सीरीज। 5D सीरीज में 5D8 और 5D10 नहीं होता, सॉरी 5D10 नहीं होता और 5D10 रिपीट होता है, ठीक है भाई। अब कैसे, तो बस इसमें तो फिर नॉर्मली तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप सोचोगे अचानक से 4F 0 था और एकदम से 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए। ये रहे वो 14 एलिमेंट्स जो बीच में बैठे हैं। तो 57 के बाद आप ये भी तो देखो, है भी तो जंप 72 पे, 58 थोड़ी है बेटा। यानी 58 से 71 वो 14 नंबर है जो यहाँ पूरे भर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ एकदम से 14 आ गया, वो 0 हो गया। वो 0 था लेकिन ये पूरा 14 है, तो ठीक है 14 है तो पूरा भरा होगा, क्योंकि सीक्वेंस तो हमें ये सिखाती है 6S 4F और 5D। ठीक है, चलेगा। तो इधर से 1 2 3 4 5 पहले नियम से लिख दो जितना लिखना है, 8 9 10 तक लिख दो। लेकिन अभी 8 नहीं है तो 8 को काट के 9 कर दो, लेकिन 9 और 9 रिपीट नहीं है, मैंने कहा लिखा। तो मैं इस 8 को 9 बनाऊंगा तो 9 और 9 रिपीट हो जाएंगे, तो 9 को भी काट के 10 कर दो, अब 10 और 10 रिपीट हो गए, हो गया बात। ठीक है। और वो मैंने बताया था कि वो n+l रूल के अकॉर्डिंग है और ये बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, मैंने दोनों चीजें बताई थी, दोनों सही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफ ब्लॉक ये होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स वो होते हैं जिसमें 4F सीरीज 5F सीरीज ऐसे भरते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक NS2 N-2 F14 N-1D, सब कुछ ये पूरा भरा होता है, ये कभी भी एफ ब्लॉक में कम ज्यादा नहीं होता डी ब्लॉक की तरह। और इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं मेनली, लेकिन ये कहानी है जो हमें काफी कुछ सिखा देती है। किसी भी एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो 0 1 2 ही निकलेगा, ये मैक्सिमम 2 नजर आ सकता है। नॉर्मली 0 होना चाहिए, 0 होना इज नॉर्मल, 0 होना इज नॉर्मल, 1 होना इज एक्सेप्शनल एंड 2 होना भी एक्सेप्शनल, बट ओनली फॉर द वन एलिमेंट दैट इज थोरियम Z इज इक्वल टू 90। 90 नंबर जो एटॉमिक नंबर है उसके लिए ही ये 2 होता है बेटा। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, क्लियर करती हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो ये वाली अप्रोच बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन बैठ के लिखना नहीं होता, तो इसीलिए हमारे जरूरी है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। सीधी बात है, पहले लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं। अब तक 56 सब में भर दो, यानी जीनोन और 6s2 सबको लिख दो। जीनोन 54 2 मिलके कितने हो गए 56, इसलिए बोला अब तक 56 भरो। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 4F में भरो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि जो सिनेमा गदर हैं वो लुट गई। सिनेमा गदर लुट गई, तो सिनेमा गदर लुट गई उसमें एक्सेप्शनल है, तो 5D में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। तो सिनेमा गदर और लुट गई में ये सब में कॉमन है अब तक 56, और इन 3 पे पहले से स्टार मार्क है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले पटक दो। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो सब इसमें भर दो, आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, एटॉमिक नंबर से। भाई एटॉमिक नंबर 58 है और 56 तो ये हो गए, तो 2 ही भरने हैं, लेकिन उसमें भी एक इसमें जाएगा, तो एक और एक दोनों हो जाएंगे फिर। ये लो, के बाद आता है एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स में भी आपको यही सेम चीज है कि अब तक 88 तो भरना ही है, जैसा उसमें है वैसे ही यहाँ पर भी 88 तो भरना ही है, प्लस, है ना, यहाँ पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 5F में भरना ही है। थोरियम के लिए 6D2 मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये एकमात्र एलिमेंट है जिसके D2 होता है। और इसमें ये जो जो सारे दिख रहे हैं 91 92 93 6 और 3 103 96 और 103, ठीक है। तो ये D1 होते हैं, तो जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है ये D1 है, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है।
और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें भर सकते हो। देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मेरे पास भी समय कम है, मैं चाहूँ तो ये पूरा स्किप कर सकता था, लेकिन सिंगल एक एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है, घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड काफी ज्यादा बातें हमने कर ली, हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया, मैंने आपको एक एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दे दिया है, और कोई बड़ी बात नहीं है, इधर एमडीजे पे ध्यान दीजिएगा, सब काम हो जाएगा आपका। फिर आता है कि ग्रुप पीरियड और ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। ऐसे सवाल भी आपने बहुत देखे होंगे कि ये एटॉमिक नंबर कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है, करेक्ट मैच करिए, ये करिए वो करिए ना, सारी चीजें होती है। तो केस 1 जब आपको एटॉमिक नंबर दे के ये सारी बातें पूछें, सारी क्या, तीनों, ग्रुप ब्लॉक पीरियड, बेसिकली द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, है ना, कि कहाँ लोकेटेड है वो पीरियोडिक टेबल में, ये उसका एड्रेस होता है, कौन से ग्रुप का है इसका, कौन से पीरियड का है इसका, कौन से ब्लॉक का है, ऐसा। तो उसका जो नाम पता एड्रेस जो है वो जानना है, तो ये सारी चीजें। तो पहली चीज तो एटॉमिक नंबर दिया हो और तो पता करना हो, ये तीनों चीज कैसे करते हैं। तो ये चीज तुम्हें पहले से पता है कि एटॉमिक नंबर हमें दिया है, तो जो पीरियड नंबर होता है वो नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड नंबर जो होता है वही उसका होता है, आगे आने वाली। ग्रुप नंबर जो है वो फॉर्मूले से चलता है Z+18 माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, है ना, Z+18 नेक्स्ट इनर्ट गैस। ये फॉर्मूला आपको मैग्नीशियम तक अप्लाई नहीं करना है, 12 नंबर एटॉमिक नंबर तक आपको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा 12 नंबर तक तो ग्रुप नंबर वैसे ही याद होते हैं, 12 एलिमेंट तो वैसे ही याद होते हैं, मुंह जबानी याद होते हैं 30 तक, तो जिंक तक तो 30 तक याद होते हैं। मैं तो 12 तक ही कह रहा हूं कि मत लगाना ये फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हो और वैल्यू मतलब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो और वैल्यू नेगेटिव आती है, तो फिर 18 की जगह 32 कर देना, है ना। यहां इन दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर 32 जोड़ोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगी वैल्यू। तो अगर आप इसको 32 कर दोगे, अगर कभी ऐसा होता है कि आप आंसर निकाल रहे हो और आंसर नेगेटिव में आया, ब्लॉक्स कैसे निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। ग्रुप कैसे निकालते हैं, पीछे जो फॉर्मूला था उससे, है ना। तो ग्रुप इसका एक, ये दो, 1 से 2 एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक। आप बोलोगे एफ ब्लॉक कहाँ है, ऑलवेज थर्ड। एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज थर्ड होता है। तो मेन चीज है जिन्हें मैंने सबसे बाद में लिखी है, लेकिन उसे सबसे पहले ध्यान में रखना है। जब कभी भी कोई एटॉमिक नंबर आपके सामने आता है, तो उससे सबसे पहले तो यही देखना है कि कहीं वो 58 से 71 के बीच का तो नहीं। अगर है, दुनिया के सारे रूल बंद, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो जो पीछे है वो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीधा लिखना है पीरियड 6, ब्लॉक एफ, ग्रुप 3, क्योंकि एफ ब्लॉक का ग्रुप 3, क्योंकि ये है लेंथ हेनोइड्स। अगर 90 से 103 के बीच में आ जाए, 90 भी आ जाए, 103 भी आ जाए और उनके बीच का भी आ जाए, अगर ये एटॉमिक नंबर्स आ जाए, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, यानी कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये पहले सोचने हैं ताकि हमारा समय बचे। पीरियड 7, बस यही फर्क है, ब्लॉक उसी का एफ, एक्टिनोइड्स हैं, और ग्रुप क्या हो जाएगा 3। सारे एफ ब्लॉक का ग्रुप थर्ड ही होता है। अगर 104 से 118 वाले कोई एलिमेंट्स नजर आ जाए, तो पीरियड हमेशा 7, इनका तो 7 ही होगा। ग्रुप नंबर जो है दो तरह से चलेगा, ग्रुप नंबर जो है इनके लास्ट 2 डिजिट देखना है आपको। जैसे इसकी लास्ट 2 डिजिट है 04, यानी चौथा ग्रुप, 105 पांचवा ग्रुप, 106 छठा ग्रुप, 108 आठवां ग्रुप, 109 नौवां ग्रुप, 110 10वां ग्रुप, 111 11 ग्रुप, 113 13वां ग्रुप, 114 14 ग्रुप, 115 15 ग्रुप, 117 17वां ग्रुप, 118 18वां ग्रुप, यानी लास्ट 2 डिजिट आपको ग्रुप की देखनी है। ब्लॉक जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर दे दीजिए आप, तो ग्रुप नंबर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका ब्लॉक निकल जाएगा। 3 से 12 आता है तो डी बोल देना, 13 से 18 आता है तो पी बोल देना बेटा, ठीक है। ये सवाल आप कर सकते हो, ये देखो कर सकते हो, ये जेड है, आप इसका एन निकाल लो, तो जो इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस है वही उसका एन होगा, तो इसका पीरियड नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड नंबर 6 आएगा, 86 का पीरियड नंबर 6 होगा तो इसका भी 6 होगा। इसके नेक्स्ट इनर्ट गैस 36 है, उसका 4 होता है तो इसका भी 4 होगा। 68 का नेक्स्ट इनर्ट गैस, 68 वैसे तो नंबर कहाँ के बीच का है, 58 से 71 का है, तो इनके लिए तो किसी को कुछ निकालना ही नहीं है, ये 6th पीरियड ग्रुप थर्ड एफ ब्लॉक। 78 78 जो है उसके लिए निकाल दो, फॉर्मूला लगा लो। 111 के लिए वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, पीरियड नंबर 7, लास्ट 2 डिजिट ग्रुप नंबर और ब्लॉक है, वो ग्रुप के हिसाब से निकल जाएगा। 11 नंबर ग्रुप कहाँ आता है, डी ब्लॉक में आता है। 93
90 से 103 के बीच में है, कुछ नहीं करना, लगाओ दिमाग, एफ ब्लॉक वाला है, एक्टिनोइड है, लिख दीजिए। 26 के लिए फॉर्मूला वगैरह लगा के निकाल दीजिएगा। होमवर्क है बेटा, कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई सारी चीज ये होमवर्क है। केस 2, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन लिख के देगा, तो जो पीरियड नंबर होगा वो उस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना एन की, वही उसका पीरियड नंबर होगा, बस। फिर आपको देखना है कि एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्या। अगर एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो पी ब्लॉक कंफर्म्ड है, ब्लॉक तो यहां से निकल जाएंगे। और अगर एनपी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो फिर वो एस डी या एफ हो सकते हैं, क्योंकि फिर पी तो नहीं होगा, प्रेजेंट होगा तो पी बोल दो, नहीं है तो फिर बचे तीन। बचे तीन में से ऐसे देखो कि एनएस में इलेक्ट्रॉन हो, इतना हो सकता है एक या दो, एनएस में इलेक्ट्रॉन हो लेकिन n-1d और n-2f खाली हो, एम्प्टी n-1 n मतलब इनमें नहीं होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन एक या दो हो लेकिन इनमें नहीं होना चाहिए, उसे बोलेंगे एस ब्लॉक। लेकिन तुम्हें एनएस में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है लेकिन तुमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इनमें भी प्रेजेंट हो, अगर इनमें कुछ 1 2 5 7 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए, उसके साथ आपको एनएस में इलेक्ट्रॉन दिखे, तो हर NS1 और 2 एस ब्लॉक नहीं होता। NS1 और 2 तभी एस ब्लॉक होता है जब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी कि NS इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो डी और एफ में जाएगा। और डी और एफ के लिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, वैसे बहुत ज्यादा तो कंफ्यूजन नहीं होता है, और फिर भी होता है तो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी डी और एफ का कॉन्फ़िगरेशन कंफ्यूजिंग वाला लग रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो एक एटॉमिक नंबर बनेगा, और एटॉमिक नंबर आपको अपने आप चिल्ला के बोल देगा कि वो एफ ब्लॉक का है या नहीं है। ठीक है? चलो, मतलब केस 1 पे शिफ्ट कर दो जब भी कंफ्यूजन हो तो। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? अगर आपका ब्लॉक एस ब्लॉक कंफर्म हो चुका है तो आप एस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, इसीलिए दो ही ग्रुप हो सकते हैं, तो एस के इलेक्ट्रॉन ही बता देंगे कि उसका ग्रुप क्या है। NS1 पहला ग्रुप, NS2 दूसरा ग्रुप। पी ब्लॉक के ग्रुप कैसे निकालते हैं कि एनपी में जितने इलेक्ट्रॉन हो, एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो पी ब्लॉक होगा। अब एनपी में 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं, आप 1 से लेकर 6 तक 12 जोड़ दीजिए, 12 में 1 जोड़ोगे 13वां ग्रुप, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 12 ध्यान रखना, 12 में 1 2 3 4 5 6 जोड़ सकते हो, इसीलिए 13 से इसका ग्रुप स्टार्ट होता है, 13 से 18। डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालें? तो NS और n-1d दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आप जोड़ दीजिए, वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल हो जाएंगे। एफ ब्लॉक के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता चल गया कि एफ ब्लॉक है तो ऑलवेज थर्ड ग्रुप होता है, ये कई बार मैं बोल चुका हूं, कई दफा बोल चुका हूं। जैसे आपके लिए मान लीजिए कोई एक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं ये वाला मैं कर लेता हूं, बाकी तो आप होमवर्क करिएगा। आपको क्या निकालना है इसमें? पीरियड नंबर निकालना है, फिर ब्लॉक निकालना है, और फिर आपको ग्रुप निकालना है। मैं कोई एक कर लेता हूं, मैं ये वाला कर देता हूं ना। पहली चीज, इसमें NP इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट, और दूसरा इसमें n की वैल्यू 5 है, तो पीरियड नंबर पांचवा हो गया, पीरियड तो पांचवा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 5 दी हुई है, पीरियड पांचवा हो गया। ब्लॉक अभी पता चल गया, पी ब्लॉक कंफर्म्ड। क्यों? क्योंकि पांचवे ही पी में, 5p में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर पी ब्लॉक कंफर्म हो गया, तो पी ब्लॉक में 12 + 5 कर दो, कितने हो जाएंगे? 17 नंबर ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉरी 4 है, सॉरी सॉरी 12 + 4 है तो कितना हो जाएगा? 16 नंबर ग्रुप हो जाएगा। आपको एनपी के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने हैं, तो 12 + NP इलेक्ट्रॉन्स, पीछे अभी बताया, अगर पी ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कर लोगे बेटा? कर लोगे पक्का? चलिए, ओके, कर लेना बेटा, ये हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज वाले सेगमेंट में आते हैं। अब हम कहाँ आएंगे बेटा? प्रॉपर्टीज वाले सेगमेंट में आ जाएंगे, और प्रॉपर्टीज वाले सेगमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे आज देखेंगे। फिर हम जितना ये हो पाता है आज करेंगे। ये तो हो जाएगा, वैसे बहुत छोटी सी बात है, इसमें हमें सिर्फ समझना है कि ये दोनों क्या होते हैं, और मैं बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं, उस चित्र से समझ आए ना आए यूं समझ लीजिए। यहाँ एक आदमी बैठा है जिसे हम न्यूक्लियस समझ लेते हैं,
और ये आदमी की नजर है, ये आदमी क्या कर रहा है, इधर देख रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है, इधर देख रहा है। इसके लिए जो सबसे बाहर है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। यह आदमी क्या करना चाहता है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता है ना, जिसे हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता है। अगर बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए, ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो अगर बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि यहां भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसे देखने नहीं देते। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को, उस इलेक्ट्रॉन को देखने नहीं देते। जबकि न्यूक्लियस की एक खास टेंडेंसी है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाना चाहता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगाना चाहता है। न्यूक्लियस वो रिक्शा वाला है जो पूरा रिक्शा भरे होने के बाद भी अगर कोई हाथ देता है सवारी, तो उसके बाद जाके एक बार तो रोक के पूछ ही लेगा कि कहाँ जा रहे हो। वो अलग बात है, लेकिन उस रिक्शे में बैठी हुई जो सवारियां हैं, यानी कि पहले से जो इलेक्ट्रॉन है, वो चाहते नहीं है कि कोई आगे एक और आदमी आके बैठे या बीच में इधर उधर करके एडजस्ट होके बैठे, क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, रिपल्शन बढ़ जाता है। इसीलिए जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई और इलेक्ट्रॉन उसमें आए। यानी कि ये हमेशा इस नए इलेक्ट्रॉन को, यानी कि सवारियां जो पुरानी सवारियां हैं, वो अपकमिंग सवारी को हमेशा धक्का ही देना चाहती है। वो चाहती है कि वो रिक्शा वाला उस सवारी से दूर ही रहे, तो उसे धक्का देती है, रिपल्शन करती है, दीवार बनाने की कोशिश करती है। अब समझो, वो तो रिक्शे वाली बात तो हो गई। अब पॉइंट वो है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसे उस न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन लगाना है, तो उसे वो क्लियर दिखना भी तो चाहिए। क्लियर दिखे उसके लिए जरूरी है कि यहां जो दीवार बनेगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो दीवार कमजोर हो। अगर वो दीवार स्ट्रोंग होगी, अगर वो दीवार स्ट्रोंग होगी, तो वो देख ही नहीं पाएगा, यानी कि ये रिपल्शन ज्यादा करेंगे और इसका जो नेट अट्रैक्शन उस पर लगना चाहिए वो कम हो जाएगा। तो अब बात आती है कि अलग अलग शेल्स की ये जो दीवार बनाने की कैपेसिटी होती है ना, वो अलग अलग होती है। अगर यहां से पॉइंट पकड़ जाओगे तो मजा आ जाएगा। इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको ना तो कहीं मिलेगा, ना कभी मिलेगा। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंडीशंस बताता हूं। आओ, मान लो यहां पे एस सबशेल है। क्या है, बीच में एस सबशेल है। अलग अलग टाइप की बता रहा हूं मैं, होती सभी हैं, पर सबकी अपनी अपनी तरीके हैं दीवार बनाने की। एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम जानते हैं हर जगह होती है। तो मैं इस आदमी के सामने कुछ ऐसी चीज लगा दूं जहां से, जिसमें कोई सुराख नहीं है, मतलब जहां से देखने की कोई जगह नहीं मिलेगी, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। एस स्पेरिकल होता है और उसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एनएस जो है, एस सबशेल, वो सबसे अच्छी स्क्रीनिंग करेगा, बिकॉज वो हर जगह इलेक्ट्रॉन रखे बैठा है। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे स्फीयर में फैली हुई है, कहीं पे कोई नोडल प्लेन नहीं है। नोडल प्लेन का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, वो एस ब्लॉक में है ही नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ना मिलने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ना मिलने वाली जगह होती तो इसके पास एक सुराख होता जहां से ये देख सकता। चलो आगे आते हैं, पी में आ जाते हैं। पी में, पी में दो लोब होती है। पी जो होता है वो दो लोब वाला होता है, ऐसे दो लोब वाला होता है, ऐसे समझ लो, दो लोब वाला। अब इस लोब में यहां और यहां का एरिया ऐसा होता है जहां से वो आसानी से देख पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो लोब के किनारों पे ज्यादा होते हैं। नोडल प्लेन के आसपास, ये नोडल प्लेन है इसका बीच में ना, ये नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन के आसपास तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम ही मिलते हैं ना। तो इसका मतलब है पी जो है वो बीच में है, तो एक सुराख उसे देगा वो। पी जो है वो एस की तुलना में थोड़ी सी जगह तो देगा कि हाँ ठीक है तू देख ले। वो एस जितनी अच्छी दीवार तो नहीं बन रहा है, देखो बीच में जगह दे रहा है वो देखने के लिए। और अगर डी पे आ जाओ, तो मान लो मैंने डी ऐसा बना दिया, दो दो नोडल प्लेन है। डी जो है उसमें मान लिया दो दो नोडल प्लेन है, दो दो नोडल प्लेन है, डीजेड स्क्वायर को छोड़ दो तो दो दो नोडल प्लेन है। अब दो नोडल प्लेन का मतलब है सुराख बड़ा हो गया जहां से ये देख सकता है। दो ऐसे प्लेन हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो दो ऐसे प्लेन हैं जहां से न्यूक्लियस जो है वो आराम से देख सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं समझा रहा हूं ऐसा ताकि आप फील कर पाओ। फील करवाने के लिए ही जाना जाता है मुझे। ठीक है भाई। उसके बाद आता है
कि अगर हम एफ रख दें तो एफ में तो बेटा और ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फैली हुई होगी। तो जब आप देख रहे हो तो एस में एक ही से हिस्से में एक ही गोल गोल स्फीयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, इसलिए कोई नोडल प्लेन नहीं है, तो ये सबसे अच्छी दीवार बन रहा है बीच में। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई दो लोब में है, लेकिन बीच में थोड़ी जगह है, तो थोड़ी अच्छी दीवार बना रहा है, लेकिन एस से अच्छी नहीं बना रहा। फिर पी में देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी में देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 लोब में, तो इलेक्ट्रॉन 4 जगहों पे अलग अलग बट गए, तो डेंसिटी कम हो गई। दूसरा नोडल प्लेन भी आ गए इतने सारे, तो ये और अच्छे से देख पाएगा, यानी यहाँ डी लगाऊं तो और अच्छे से देख पाएगा, एफ लगाऊं तो और अच्छे से देख पाएगा। तो अगर हम एस पी डी और एफ को कंपेयर करें, है ना, एस पी डी और एफ को कंपेयर करें, तो सबसे अच्छी दीवार कौन बनता है, यानी कि सबसे अच्छा रिपल्शन कौन देगा, सबसे अच्छा स्क्रीन कौन करेगा, इसके और इसके बीच में सबसे अच्छा स्क्रीन बन के कौन बैठेगा, एस। उससे बुरी स्क्रीनिंग कौन करेगा, पी। उससे भी बुरी कौन करेगा, डी। और उससे भी बुरी कौन करेगा, एफ। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्क्रीनिंग का ऑर्डर बताओ, तो एस का सबसे अच्छा होगा, पी का कम, डी का कम और एफ का और कम। अभी आगे हम जानेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है स्क्रीनिंग है क्या, ये तो देखें। तो स्क्रीनिंग होती है बेटा, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आउटर शेल को रिपेल करते हैं, उसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। न्यूक्लियस तो हर किसी पे उतना ही अट्रैक्शन लगाना चाहता है जितना कि एक एक इलेक्ट्रॉन पे लगाता है, लेकिन ये न्यूक्लियस इस वाले आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही अट्रैक्शन लगाना चाह रहा होगा। तो हमने इससे पूछा कि भाई तेरे पे अट्रैक्शन उतना ही लगा रहा है क्या, तो बोला नहीं, मेरे पे अट्रैक्शन कुछ कम हो गया है। तो बोले कैसे कम हो गया, बोले बीच में बैठे हुए जो पुराने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुझे पास नहीं जाने देते उसके, वो मुझे धक्का देते हैं कि मता मता मता, तो मेरे पे जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए था न्यूक्लियस का उतना नहीं लगता। तो फिर हमने बोला कि अच्छा, इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिल रहा है तुझे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है। किसी शब्द के आगे इफेक्टिव जब लगाया जाता है जब उसकी एफिशिएंसी घट जाए। मान लीजिए कोई गाड़ी कंपनी कहती है कि ये 50 का एवरेज देती है, लेकिन आप डेली लाइफ में रूटीन में जब उसे चलाते हैं तो आप जानते हैं कि आपका एवरेज 40 के आसपास आता है। ये 10 का एवरेज कहाँ चला गया, आना तो 50 चाहिए था, लेकिन वो 10, गड्ढा आया, ब्रेकर आया, भैंस आई, सामने कोई और आ गया अचानक से, आप ब्रेक लगा रहे हो, आप उसे प्रॉपर गियर में नहीं डाल रहे हो, आप इस कंडीशन में चला रहे हो जहां पे ट्रैफिक है, लोग हैं सामने, ब्रेकिंग होती है, गियर शिफ्ट होते हैं। लेकिन उन्होंने एकदम खाली रोड पे 1 लीटर तेल से चला के गाड़ी को एकदम स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया, उसने कहा 50 का एवरेज निकलता है। वो कंडीशंस हमको डेली लाइफ में नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है जो रियल चीज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया बेटा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स, जो रिपल्शन है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्शन कर रहे हैं आउटर सेल के लिए, आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए, उसे बोलते हैं हम रिपल्शन। क्या दोनों की डेफिनेशन लिख सकता हूं बेटा मैं आपके सामने, तो सबसे पहले लिख दीजिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कहलाता है, रिपल्सिव फोर्स exerted by inner electrons towards outermost test electron, है ना, रिपल्सिव फोर्स exerted by inner electrons towards outermost test electron, यानी कि ये रिपल्शन है डिनोटेड बाय सिग्मा। और जो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग होता है जिसे हम शील्डिंग भी कहते हैं, शील्ड बनाना, स्क्रीन बनाना, बेसिकली दीवार बनाना, तो हमने ये अभी ऑर्डर पढ़ा कि जो एनएस है वो सबसे अच्छा, एन पी, एन डी और एन एफ, एक ही शेल की डिफरेंट सब शेल का ऑर्डर देखा जाता है। ये बहुत अच्छी करते हैं, ये पुअर शील्डिंग करते हैं,
और ये वेरी पुअर सिग्मा है। वेरी पुअर सिग्मा है, ठीक है बेटा। तो कौन अच्छी करता है कौन बुरी करता है ये आपको पता चला। अब आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसे हम न्यूक्लियस का इफेक्टिव पावर कहते हैं, और न्यूक्लियस के पास जो पावर होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, तो उसे हम जेड से डिनोट करते हैं और इसके आगे लिख देते हैं जेड इफेक्टिव। क्या लिख देते हैं बेटा? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है कि जितनी पावर हो उसमें से वो सारी बीमारियां हटा दो जिसकी वजह से कम हो रही है, यानी कि मैं टोटल पावर में से टोटल रिपल्शन निकाल दूं। जेड का मतलब क्या है? टोटल, यहां कहें जेड का मतलब है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स। और सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। तो इसका मतलब हुआ कि मैं अगर इनको टोटल अट्रैक्शन में से, ये वो कंपनी का माइलेज है 50 कि इतना आना चाहिए था, लेकिन 10 मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे जो रियल लाइफ में मिलेगा वो इफेक्टिव माइलेज मिलेगा। तो इसका मतलब है यहां आएगा नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आएगा बेटा नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इनकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, तो जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यहां ऊपर लिख सकता हूं, जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन remains आफ्टर शील्डिंग। शील्डिंग के बाद जो बच जाता है फोर्स, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे नेट वर्ड वैसे रिमेन्स अपने आप में, ये रिमेनिंग का मतलब ही है नेट। एक होता है ग्रोस, एक होता है नेट, है ना? एक होता है ग्रोस, एक होता है नेट, ठीक है। तो ग्रोस मतलब टोटल, वो टोटल रिपल्सिव, टोटल अट्रैक्टिव, और यहां सीधा नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो निकल के आएगा, ठीक है बेटा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। पीछे आपने शील्डिंग देख लिया। अब जेड इफेक्टिव जो है वो हमेशा इस फॉर्मूले से उठा के देखो, ये जेड इफेक्टिव कब कब बढ़ेगा, इसको दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना? थोड़ी बहुत मैथ्स तो आती ही होगी आपको इतनी, कि अगर बीच में माइनस है तो इस वैल्यू को जितना छोटा करूंगा मेरा रिजल्ट उतना ही ज्यादा आएगा। लेट सपोज यहाँ 10 ले लेते हैं जेड की जगह, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, है ना? सोना, मैं यहाँ पे अगर 8 लिखूंगा तो रिजल्ट 2 होगा। मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा तो रिजल्ट 3 होगा। मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो रिजल्ट 5 होगा। यानी मैं इसे इधर, मैं इसकी वैल्यू को जितना छोटा लिखूंगा मेरा रिजल्ट उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब जेड इफेक्टिव और सिग्मा इनवर्सली रिलेटेड हो गए। ऑब्वियसली रिपल्शन और अट्रैक्शन कभी एक साथ एक दूसरे के हुए हैं क्या? रिपल्शन और अट्रैक्शन तो उल्टे ही फोर्स है बेटा। रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या है? उल्टे ही फोर्स है। यानी कि जब जब जेड इफेक्टिव में, जब जब सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। इस बात को मैं आपको यहां से समझा देता हूं, आइए, है ना? जब जब हमारा सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है ना, व्हेन जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो बेसिकली ये न्यूक्लियस है और ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, और इस पे जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ये इसको अपनी तरफ क्या करता है बेटा? खींचता है। जब अपनी तरफ खींचता है तो यूं मान के चलो ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, और यहां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और यहां से इसकी डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस आर, है ना? थ्योरेटिकली सोचो, यही तो इसकी साइज है अगर इसकी रेडियस है। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पास आएगा। ये पास आएगा तो इसकी बाउंड्री सिकुड़ेगी, यानी कि इसकी साइज क्या हो जाएगी? यानी कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इंक्रीज होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इंक्रीज होगा तो आर क्या होगी बेटा? डिक्रीज। यानी आर डिक्रीज होगी तो साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ आया?
बात समझ आई कि नहीं? यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ने पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, तो हम यहां से 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन को यहीं खत्म कर देते हैं। उसके बाद मैं हमेशा कभी नहीं बताऊंगा कि वो कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हुआ। हमारे पास 3 कंडीशन आती है जहां पे सिग्मा कम होता है। तो यहां पे सिग्मा डिक्रीज बाय पुअर शील्डिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और इसे बोला जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, मैं यहां पे दूसरा लिख रहा हूं, सिग्मा डिक्रीज बाय पुअर शील्डिंग ऑफ, या ड्यू टू, बाय तो नहीं लिखेंगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। उसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन लगता है, इंक्रीज होता है। उसे कहा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि लेंथेनॉइड वो होते हैं जिनमें 4f भर रहा होता है। लेंथेनॉइड्स वो होते हैं जिनमें 4f भर रहा होता है। नेक्स्ट आता है कि सिग्मा डिक्रीज, इफ सिग्मा डिक्रीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होगा और जेड इफेक्टिव इंक्रीज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज बढ़ेगा और उसे बोला जाएगा क्या? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्टिनॉइड वो होते हैं जिनमें 5f भरा जा रहा होता है। ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये हमारे इतना काम नहीं आता, लेकिन ये काम आता है। इसलिए काम नहीं आता है कि एक्टिनॉइड्स भी हम नहीं पढ़ते, ये उनमें लगता है। एक्टिनॉइड्स का एटॉमिक नंबर 90 से 103, हम 90 से 103 वाले एलिमेंट कहाँ पढ़ते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं 92 के बाद तो सारे। और फिर एक्टिनॉइड के बाद आने वाले यानी कि 104 से लेके 118 तक के एलिमेंट, उसमें भी हम कहाँ पढ़ते हैं? कौन सा एलिमेंट पढ़ा हमने आज दिन तक? वो सब भी रेडियो एक्टिव है। लेकिन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे पावरफुल होता है, बस हमारी नजर में नहीं आ पाता बिकॉज वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, हम अप्लाई नहीं करते, इंप्लीमेंटेशन नहीं है उसका। तो हमारे लिए यही दो चल रहे होते हैं। मगर अगर फिर भी कभी स्ट्रेंथ की बात कर दें तो स्ट्रेंथ जो है ये जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ सिग्मा इसका कम, और हमें पता है कि एस, पी, डी और एफ, इसे मैं थोड़ा और खोल के लिख दूं तो 4f का से कम और 5f का हो जाएगा। तो मैं थोड़ा और खोल के लिख दूं तो 4f 5 ऐसे हो जाएगा बेटा। समझ में आई बात? समझ गए सब? इसका मतलब हुआ मैं यहां पे शील्डिंग का एक फाइनल ऑर्डर आपके सामने लिख रहा हूं। तो सबसे ज्यादा खराब शील्डिंग जो करेगा वो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव को बढ़ाएगा। जो सबसे ज्यादा खराब शील्डिंग करेगा, यानी मैं लिखूं कि ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, तो सबसे ठीक ठीक फिर भी ठीक है, 4f और बेकार है, 5f और बेकार है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, ऑर्डर ऑफ इंक्रीज्ड जेड इफेक्टिव, ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसका उल्टा होगा। वो क्या होगा? 3d से ज्यादा 4f से ज्यादा 5f होगा। तो इसीलिए जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है उससे ज्यादा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उससे ज्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्ट्रेंथ हो गई है। तो आपसे पूछा जाए कि विच वन इज मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, तो आंसर है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोस्ट पावरफुल। बट हमें जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज हमारे लिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तक ही जाता है। ये हम खुद एक्टिनॉइड्स ही नहीं पढ़ते हैं और उसके बाद वाले एलिमेंट्स भी नहीं पढ़ते। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बेसिक बेसिक बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम साइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? साइज स्टार्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी ही थी, लेकिन पहली प्रॉपर्टी है जो हम स्टार्ट करेंगे, साइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम आयोनाइजेशन एनर्जी। कोशिश करेंगे अगली क्लास में ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी हो जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, थोड़ा इत्मीनान से, थोड़ा रुक कर
थोड़ा एक बार और देखकर जरूर पढ़िएगा, बिकॉज पहले लेक्चर में ट्यूनिंग का भी लफड़ा होता है टीचर्स के साथ कि यार ये कैसे पढ़ाता है। तो आप जब मेरे पढ़ाने का तरीका समझ जाएंगे तो मेरे पढ़ाई हुई चीज़ें भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार।